लिंक्डइन का क्या प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है और आगे फ्यूचर क्या लगता है, मतलब अभी जॉब मिल रही है लिंक्डइन से या आगे पॉसिबिलिटीज है? सर कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बनाते हो और कैसे यूज करते हो। अगर आप नेटवर्किंग करना जान गए एक बार लिंक्डइन के ऊपर, तो लिंक्डइन इज मेरे हिसाब से द इजीएस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट अ जॉब फ्रॉम। उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। आज कोई इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल 300K फॉलोअर्स क्रिएट कर लेता है विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स, तो इनकम जानता हूँ क्या आने वाला है। इनकम पॉसिबिलिटीज क्या है, कितना पैसा बनाया जा सकता है और किस किस सोर्स से बनाया जा सकता है? पहले ना मैं एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ और ये हमारी ऑडियंस को भी होगा 100%, बिकॉज ये चीज मुझे भी इंडस्ट्री में रहने के बाद ही समझ में आई। देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि जिसके 3 लाख इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है वो शायद उससे भी ज्यादा पैसे कमा रहे हो जिसके 1 मिलियन क्यों ना हो। बट अभी तक का जो सबसे बड़ा डील रहा है स्पॉन्सरशिप का, मतलब आपने किसी का स्पॉन्सरशिप लिया हो तो उन्होंने आपको कितना पे किया उस स्पॉन्सरशिप के लिए? यार हर एक कंटेंट क्रिएटर वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर और हर एक एंटरप्रेन्योर वांट्स टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। ये वाला टाइम तो हमारा आ गया है। कई सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हर एक दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएटर बन चुका है, तो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है और क्या एक्चुअल में सिचुएशन आ गया है? सच बोल दूं, सच बता दो आज। देखो इसका आंसर ना। सो हेलो गाइज, वेलकम टू द फर्स्ट पॉडकास्ट ऑफ द क्रिएटर शो। इस पॉडकास्ट में हम कई सारे क्रिएटर्स को बुलाने वाले और जानने वाले कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज के टाइम पे वो किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं, जिससे कि आप सबको हेल्प हो पाए और आप भी अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर पाओ। सो आज की जो हमारे गेस्ट है, ही इज नन अदर देन ईशान अरोड़ा, जो कि एक एंटरप्रेन्योर थे और उसके बाद उन्होंने अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट की, जिससे कि उनको उनके बिजनेस में भी ग्रोथ मिला और आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे ऑलमोस्ट 300K फॉलोअर्स है उनके, यूट्यूब पे कई सारे सब्सक्राइबर्स है और साथ ही साथ लिंक्डइन पे भी मोर देन 75,000 फॉलोअर्स है। और हमने आज के पॉडकास्ट में डिस्कस किया है कि किस तरीके से उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया और किस तरीके से उन्होंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। तो बिना लेट किए पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। पॉडकास्ट को आखिरी तक देखना, क्योंकि आखिरी में मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे जो कि आपको हेल्प करने वाले आपके कंटेंट क्रिएशन में। सो अभी हमारा जो ये पॉडकास्ट है वो पॉडकास्ट रिलेटेड है कंटेंट क्रिएशन से। आज के टाइम पे कई सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब अगर आप देखो तो अलग अलग सिटीज से, और हर एक इंसान के हाथ में एक स्मार्टफोन है। चाहे वो मैं बात करूं, हर एक इंसान इंस्टाग्राम पे चाहे वो रील डाल रहा हो, चाहे स्टोरीज डाल रहा हो, चाहे वो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हो, तो वो एक कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएशन है। सो हमें ना एक्चुअल में आज के यंगस्टर्स को या जितने भी लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको ना बिहाइंड द सीन बताना है कि एक्चुअल में कंटेंट क्रिएशन की लाइफ कैसी होती है, वो किस तरीके से कंटेंट क्रिएट करते हैं और आपकी जर्नी क्या रही है। सो अभी आई थिंक मुझे लगता है आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 साल हो चुके हैं कंटेंट क्रिएशन में, राइट? मुझे 2 हुए हैं एक्चुअली। अच्छा, एग्जैक्ट 2 से 3 हुए हैं। सबसे पहले ना मैंने लिंक्डइन से शुरू किया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोविड हो गया। और मैं कोविड के टाइम पे सोच रहा था यार ये रील्स वगैरह क्या बकवास चल रहा है, इंटरनेट के ऊपर कुछ भी चल रहा है, कोई भी ट्रेंड आ रहा है। बट धीरे धीरे मैंने ना उसकी वैल्यू रियलाइज करी। उस टाइम के बाद मैंने अपनी इंस्टाग्राम जर्नी और उसके बाद मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी तो स्टार्ट आप उससे पहले लिंक्डइन से पहले इंस्टाग्राम पे थे? नहीं, लिंक्डइन से पहले मैं इंस्टाग्राम ही नहीं था, मैंने बल्कि लिंक्डइन से शुरू किया था। अच्छा, आपकी लाइफ में लाइक फर्स्ट टाइम आप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुए, सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहले जो मैंने बचपन में देखा था वो तो यूट्यूब ही था। यूट्यूब? हाँ। फेसबुक नहीं? फेसबुक, यूट्यूब वो दोनों साथ में चलते थे उस टाइम पे, वो देखा। और उसके बाद में फिर मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने लिंक्डइन से शुरू किया था, क्योंकि मेरा उस टाइम में फोकस था कि मेरे को ना लिंक्डइन से जॉब चाहिए, नेटवर्किंग करनी है। कंटेंट का फोकस ही नहीं था। अगर आप 5-7 साल पहले जाओ, कंटेंट होता ही कहाँ था, 2-4 लोग कर रहे हैं, उनको हम देख के बड़े हो रहे हैं। बट मेरा फोकस सिर्फ लिंक्डइन था। जब मैंने देखा कोविड के आसपास ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब वीडियोस का, इंस्टाग्राम वीडियोस का, तब मैंने वो शुरू किया। तो लाइक लिंक्डइन पे आप उस टाइम पे लगातार कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे या फिर सिर्फ ऐसे यूज करने के लिए आप? लिंक्डइन पे ना आपको रोज कंटेंट नहीं डालना पड़ता, तो मैं हफ्ते के 3-4 कंटेंट पीसेस हर बार डालता था। और जब मैं कॉलेज में ही था तो लिंक्डइन में मेरे 30,000 फॉलोअर्स के आसपास हो गए थे कॉलेज के अंदर ही। और लिंक्डइन में ना 30,000 इंस्टा के 30,000 से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंस्टा पे आपको ग्रोथ थोड़ी इजी मिलती है, लिंक्डइन में ग्रोथ बहुत डिफिकल्ट है। तो उस टाइम में मेरे 30,000 हो गए थे, तो मैं थोड़ा कॉलेज के अंदर था कि हाँ यार 30,000 मेरे लिंक्डइन पे हो गए हैं। तो मेरे सबसे पहले वहीं पे जो होता है ना कि 10,000 20,000 वो मेरे लिंक्डइन पे क्रॉस हुए थे। मतलब पर्सनली मेरी जर्नी क्या रही है कि मैंने ना सबसे पहले लाइफ में फेसबुक बनाया था, राइट? तो फेसबुक से स्टार्ट हुआ, आप सबको पता है कॉलेज टाइम पे हम फेसबुक बना लेते हैं, वहाँ टाइम पास कर लेते हैं। हाँ, तो मुझे तो याद है, आई थिंक मैं उस टाइम पे स्कूल में ही था, 5 क्लास में अराउंड, है ना, और ये 10 साल पहले की बात है। तो फेसबुक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, है ना, तो नंबर डाल के और प्रॉपर आप OTP आ रहा है और बना था। तो उसके बाद लाइक फेसबुक के बाद, है ना, मैं इंस्टाग्राम पे शिफ्ट हुआ, यूट्यूब पे शिफ्ट हुआ, राइट? बट लिंक्डइन के बारे में आज के टाइम में ना बहुत कम लोग हैं। मतलब जैसा आपने बताया कि 30,000 फॉलोअर्स लिंक्डइन पे बहुत बड़ी बात है, जो हमें पता है। मतलब अगर देखा जाए, अगर आपके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे 3 लाख फॉलोअर्स है और 30,000 अराउंड अगर आपके लिंक्डइन में है, तो कहीं ना कहीं लिंक्डइन पे ज़्यादा वैल्यू है 30,000 का, राइट? तो लिंक्डइन कई सारे लोग यूज़ नहीं करते, राइट? तो आप लिंक्डइन से कैसे इंट्रोड्यूस हुए और लिंक्डइन में जब आप यूज़ कर रहे थे, राइट, तो उसमें एग्जैक्ट क्या पोस्ट किया जाता है, किस तरीके से वो प्लेटफॉर्म है जो लोग अगर स्टार्ट करना चाहे, और आगे फ्यूचर क्या है लिंक्डइन का, क्या लगता है?
मैं ना जब कॉलेज के अंदर था ना, तो मैं ना एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा था। मेरा फोकस ये था कि मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ, तो मुझे ना कोई अच्छी सी जॉब करनी है। मुझे 4-5 लाख वाली, जो पूरे साल के 4-5 लाख मिलते हैं, वो वाली जॉब नहीं करनी। ओके। तो उसके अंदर मेरे से एक एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने बोला कि लिंक्डइन यूआरएल लगा दो। तो मैंने तो उस टाइम पे प्रोफाइल भी नहीं बनाई। अब मैंने सोचा जिस बंदे ने प्रोफाइल अभी बना के डाल दिया है, उसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। वो लोग उसी को देखेंगे जो डालते हुए आ रहा है, जिसने अच्छी प्रोफाइल बनाई हुई है। वहाँ से मेरी लिंक्डइन की जर्नी शुरू हुई। वहाँ से मैंने पोस्ट करना शुरू किया और मैंने सिंपल रखा, मैं वही पोस्ट करूँगा जितना मुझे आता है, और मैं उन्हीं के लिए पोस्ट करूँगा जो मेरी उम्र के लोग हैं, 19 साल के हो गए, 20 साल के हो गए। और वहाँ से मैंने शुरू तो किया आपने था क्या पोस्ट पोस्ट करना। करने स्टार्ट किया, एग्जैक्ट पोस्टिंग स्टार्ट मैंने कॉलेज गाइडेंस के आसपास शुरू किया था। इंटर्नशिप्स कौन सी अच्छी होती है, प्रोजेक्ट्स कि कैसे आप लोग होते कैसे हैं, जॉब कॉम्पिटिशन आप कैसे जीतोगे ड्यू के अंदर, उसके आसपास मैंने पूरा स्टार्ट किया था। तो अभी लिंक्डइन का क्या प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है और आगे फ्यूचर क्या क्या लगता है, मतलब अभी जॉब मिल रही है लिंक्डइन से या फिर आगे पॉसिबिलिटीज़ है? देखिए, जॉब ना आपको नेटवर्किंग और आपके स्किल्स के हिसाब से ही मिलती है। तो मैंने बहुत लोग देखे हैं जिनको लिंक्डइन पे जॉब मिली है, और मैंने उससे भी ज़्यादा लोग देखे जिन्होंने बहुत अप्लाई किया बट नहीं मिली है। तो आंसर इज़ कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बनाते हो और कैसे यूज़ करते हो। अगर आप नेटवर्किंग करना जान गए एक बार लिंक्डइन के ऊपर, कि आप खुद भी पोस्ट कर रहे हो, एंगेज कर रहे हो, स्किल्स आपने गेन करे हैं, तो लिंक्डइन इज़ मेरे हिसाब से द ईजिएस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट अ जॉब फ्रॉम। उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ओके, मतलब मेरा भी एक पास्ट एक्सपीरियंस रहा है। मेरी सिस्टर है, तो वो ऑलरेडी एक जॉब कर रही थी 20-25,000 के आसपास का, एंड उसने ना ऑल ऑफ सडन बनाया कि चलो ठीक है लिंक्डइन बनाते हैं, वहाँ पे जॉब मिलता है। उससे कहीं से पता चल गया होगा, इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब से, कि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि जॉब मिल जाती है। और उसने अप्लाई किया 2-4 जॉब्स के लिए वहाँ से, और उसको ऑलमोस्ट दुबई में 1.5 लाख रुपीज़ पर मंथ का अराउंड जॉब मिल गया ईजिली, राइट। तो कई, लेकिन हाँ, मैंने वहीं पे कई लोगों को देखा है जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, लगातार मैसेज, पोस्टिंग, हर एक सारी चीज़ें, बट नहीं मिल रही है। तो लिंक्डइन में ना बेसिकली करियर तो बहुत लोगों का बना है, बट वहीं पे उन लोगों का बना है जिनका स्किल्स है, जिनके पास, राइट। कई सारे लोग हैं जिन पे स्किल्स नहीं है बट वो ट्राई कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, राइट। तो अभी के टाइम पे मतलब लिंक्डइन इज़ द मेन प्लेटफॉर्म जहाँ से आप सिर्फ जॉब के लिए ही कर सकते हो। और वहाँ हाँ। अगर मान लो आप ऑडियंस बिल्ड करते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे क्या फ्यूचर और क्या स्कोप है, आपको क्या लगता है? तो लिंक्डइन पे आजकल क्या चल रहा है, लिंक्डइन ना मेरे ख्याल से पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो अगर मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मुझे ना, मेरे को नंबर्स डिफाइन करते हैं ईशान अरोड़ा को, कि इसके इंस्टाग्राम पे कैसा कंटेंट है, कितने इसके फॉलोअर्स है, यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर्स है। लिंक्डइन पे क्या होता है, ईशान अरोड़ा कौन है, उसने क्या किया है, दूसरों को वो क्या सिखा रहा है। तो वो ना पर्सनल ब्रांडिंग के हिसाब से लिंक्डइन बहुत ऊपर आता है। पैसे कमाने का तरीका लिंक्डइन पे भी सेम ही है, कि आप वहाँ पे ब्रांड डील्स कर सकते हो, वहाँ से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडिंग करके अपनी लीड्स बढ़ा सकते हो। बहुत सारे तरीके जो सब लोग कर रहे हैं। काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग करने लग गए यार लिंक्डइन के ऊपर, बहुत ज़्यादा उसका बिजनेस बढ़ गया है। Okay. घोस्ट राइटिंग का बिजनेस बढ़ गया है। तो वो सब कुछ ज़्यादा चल रहा है आजकल लिंक्डइन के ऊपर। बट उसका जो फंडामेंटल है ना, कि आपकी पर्सनल ब्रांडिंग उससे होगी, वो आज भी उतना ही है। और बहुत ही मैंने आज भी देखा है कि मुझे बहुत लोग आके मिलते हैं जो मेरे इंस्टा यूट्यूब से पहले लिंक्डइन के बारे में बात करते हैं। अब लिंक्डइन पे आपको लिंक्डइन टॉप वॉइस मिलता है, बहुत सारे नए नए अवार्ड्स आ गए जो इंस्टा पे यूजुअली नहीं मिलता है। तो उसकी एक अलग वैल्यू वहाँ पे मिल गई है। तो अब एक और चीज़ हो गई है कि लिंक्डइन एक इकलौता टेक्स्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म बचा है। कल को उसमें शायद वीडियोस आ सकता है, लेकिन अभी वीडियोस वहाँ पे नहीं डलती है, टेक्स्ट ज़्यादा डलता है। तो उसके काफ़ी अलग बेनिफिट्स रहते हैं। तो लाइक अब आपने बताया आपको उस टाइम पे 30,000 फॉलोअर्स हुआ करते थे, अभी करेंटली आपके कितने फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन के ऊपर? अभी मेरे 75,000 है और मैं लिंक्डइन टॉप वॉइस हूँ। ओके, तो अगर अराउंड किसी पर्सन के लिंक्डइन पे 70-75,000 या फॉर एग्जांपल 1 लाख फॉलोअर्स है, या एक छोटे एग्जांपल से लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिंक्डइन में कितने फॉलोअर्स होने के बाद हम पैसा कमाने स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, कंटेंट क्रिएशन करके? और अगर अराउंड 1 लाख फॉलोअर्स हम कितना कमा सकते हैं? देखिए, अगर आपके 5,000 फॉलोअर्स है रफली, ऐसे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मिनिमम देखा जाए तो। बट अगर आपके 5-6,000 फॉलोअर्स क्रॉस करते तो आपको ब्रांड डील्स आना शुरू हो जाती है। और मैं यहाँ पे सिर्फ ब्रांड डील्स की बात करूंगा, बिकॉज बिजनेस बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, सबके लिए अलग अलग है। बट 5-6,000 के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो। और अगर किसी का 1 लाख फॉलोअर्स है लिंक्डइन पे, वो अगर 2 से 3 महीने की डील्स करते हैं, कोई भी ब्रांड के साथ में कोलैब करते हैं, तो पर डील दे कैन ईजिली चार्ज 50, 60, 70,000 तक। और सिर्फ अगर आप 3 पोस्ट करते हो टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो 2 लाख आराम से बनते हैं उन लोगों के जिनके 1 लाख फॉलोअर्स हैं। ओके, मतलब अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स है और आप एक पोस्ट कर रहे हो किसी के कहने पे, कोई भी स्पॉन्सरशिप लेके, तो अराउंड 50-60,000, मतलब 1.5-2 लाख रुपए आप 50 महीने का तो कमा सकते मिनिमम है आपका। इट कैन गो अप टू 60-65 बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनल ब्रांड। हो। तो लिंक्डइन के कंपेयर में अगर बात करी जाए तो इंस्टाग्राम है फॉर एग्जांपल, तो इंस्टाग्राम पे भी कई लोग के 1 लाख फॉलोअर्स होते हैं, राइट। तो वहाँ पे अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स है, तो पॉसिबिलिटीज कहाँ है, ज़्यादा पैसा कहाँ बनता है, लिंक्डइन पे या फिर इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे ना एक चीज़ है, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, ऑडियंस आपकी अच्छी है, आपको ना ब्रांड डील्स ईजी तरीके से इंस्टाग्राम पे मिलती है। अगेन यहाँ पे सिर्फ अभी ब्रांड डील्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बिजनेस सबका सेपरेट होता है। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप कर रहे हो, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग दैट 1 to 2 लाख रुपीज़ वो वहाँ पे ज़्यादा है। पैसे वो भी शायद उतना ही कमाएगा। 1 लाख फॉलोअर्स है, 60-70 हज़ार एवरेज व्यूज़ है, तो आप 50-60 हज़ार रुपये पर रील आराम से चार्ज कर सकते हो। अगर आप 3 कोलैब्स करोगे तो वो 1 लाख, 1 80, 2 लाख के आसपास जा सकता है।
लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है वो इंस्टा पे ज़्यादा है आज भी। तो अगर एग्जांपल बात करूं, फॉर एग्जांपल अभी मेरे इंस्टाग्राम पे मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स, राइट? तो अभी मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक जो है। मेरी ऑडियंस है वो बिजनेस से रिलेटेड ऑडियंस है, राइट? कि बिजनेस जो कर रही है या बिजनेस करना चाहती है, राइट? तो अगर मैं आज के टाइम पे चार्ज करूं, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पे 100 के फॉलोअर्स है, तो मैं कितना अर्न कर सकता हूँ स्पॉन्सरशिप लेके सिर्फ इंस्टाग्राम से? एक रील का अगर आपके एवरेज व्यू जैसे मैंने कहा 60-70 हज़ार के आसपास है, इतने के आसपास का अमाउंट आप इजीली चार्ज कर सकते हो। मतलब अगर मेरे 60,000। एक रील पे 60-70,000 व्यूज आ रहे हैं तो मैं 60-70,000 चार्ज कर सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली। ओके। तो अराउंड, और आप कितने रील पे स्पॉन्सरशिप ले सकते हो महीने का? लेने को तो आप अनलिमिटेड ले सकते हो, बट यूजुअली एवरेज जो मैंने देखा लोगों का वो 2 से 3 तो रहता है। ओके। मतलब मैंने ना एक्चुअल में नोटिस किया है, कई सारे लोग हैं मतलब मेरे सर्कल में जिनके 5,000 10,000 फॉलोअर्स हैं, और वो लोग महीने का 10-10 रील उठा ले रहे हैं, ठीक है? तो कई बार मैं जब उनके पेज पे जाता हूँ तो मुझे लगता है बस ये लगातार स्पॉन्सरशिप ही चल रहा है, राइट? बट वहीं पे कई लोग हैं जो महीने में एक स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, राइट? तो ये कहीं ना कहीं क्वालिटी भी मैटर करता है, आपके ऑडियंस के लिए भी बहुत बेटर है अगर आप कम स्पॉन्सरशिप करो। तो कई लोग ना इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमें लोग सुन रहे हैं, तो कई लोग होंगे जिनके फॉलोअर्स है 5,000 10,000 20,000 50,000, तो उनको महीने की कितनी स्पॉन्सरशिप लेनी चाहिए और कितने स्पॉन्सरशिप महीने का इंस्टाग्राम के लिए बेटर होता है? मेरे हिसाब से ना एक मेट्रिक होता है, वो होता है 20% ऑफ योर टोटल कंटेंट इन अ मंथ। उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेट्स से 30 दिन है मेरे पास एक महीने के अंदर, मैं 20 दिन रील्स डाल रहा हूँ, तो गलती से भी मेरी जो स्पॉन्सरशिप का नंबर है वो 3-4 से ऊपर नहीं होना चाहिए। दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। बिकॉज आप क्या करोगे, अगर आप इंस्टा को अपने कॉन्टेंट को मोनेटाइज करते हो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड डील्स के लिए, तो आप 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लोगे, 3 साल कर लोगे, एक टाइम बाद ऑडियंस भी सैचुरेट हो जाएगी और उसको कोई लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज़ करना चाहते हो, आप अपनी ऑडियंस पे फोकस करो, क्वालिटी बिल्ड करो, उसको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करके अपने बिजनेसेस बनाओ, तो वो ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के 20 रील्स आ रही है हर महीने, मेक श्योर कि 3 से ऊपर ब्रांड डील्स ना हो। अगर 3 से ऊपर करनी है तो आप फिर 30 रील्स डालो। तो वैसे करके कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किया है। तो अगर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई ग्रो करना चाहता है, तो देखो देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे इजी ग्रोथ है कंपेयर टू लिंक्डइन, राइट? तो लिंक्डइन पे भी आप एक तरीके से अगर 5,000 10,000 फॉलोअर्स क्रिएट करते हो तो उसके बाद आपकी इनकम स्टार्ट होती है स्पॉन्सरशिप लेके, और सेम चीज़ इंस्टाग्राम पे भी है, राइट? इंस्टाग्राम पे आप कितने फॉलोअर्स से स्पॉन्सरशिप लेना स्टार्ट कर सकते हो? इंस्टाग्राम पे ना पहले आपकी बार्टर कोलैबोरेशन स्टार्ट होती है, खास करके अगर आप एक छोटे स्केल पे हो। जैसे ही आप 10 15 20 हज़ार वाला लेवल क्रॉस करते हो ना, उसके बाद में आपको पेड कोलैब्स आना शुरू होती है। वही आपके एवरेज व्यूज़ कितने हैं, आपकी ब्रांडिंग पर्सनल कैसी है, उसके बाद में यू कैन स्टार्ट गेटिंग मनी फ्रॉम ब्रांड्स। तो अगर कोई पर्सन है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए देख रहा है, राइट? तो उसको किस चीज़ के लिए जाना चाहिए? लिंक्डइन में ईजी ग्रोथ है या फिर इंस्टाग्राम पे ईजी ग्रोथ है, और ज़्यादा पैसा कहाँ पे? मैंने इसका आंसर 1 मिनट में करता हूँ, और इंस्टा, यूट्यूब और लिंक्डइन तीनों लाते हैं इसके अंदर। अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, कोई भी प्लेटफॉर्म शुरू नहीं किया है, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कोई बात नहीं, आपको स्टार्ट करना है। अगर आपका गोल है कि मेरे को जल्दी से ग्रोथ चाहिए, साथ साथ जल्दी पैसे आने चाहिए, तो इंस्टाग्राम इज़ द आंसर। सबसे ज़्यादा ग्रोथ, सबसे ज़्यादा पैसे अगर किसी एक प्लेटफॉर्म में है, खास करके अगर आप स्पॉन्सरशिप्स की बात कर रहे हो, इट हैज़ टू बी इंस्टाग्राम। देन अगर आपका गोल है कि ग्रोथ मेरे को स्लो चलेगी बट होनी चाहिए, साथ साथ ब्रांड डील्स भी आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन एक बड़ी ऑडियंस मिले, अच्छी ऑडियंस मिले, क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में, कि मुझे कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना है, तो हमेशा यूट्यूब। यूट्यूब ऑडियंस बीट्स इंस्टा ऑडियंस आई थिंक एनी डे, बिकॉज फंडामेंटल्स बहुत क्लियर है मेरे को। इंस्टाग्राम पे मुझे कोई 1 मिनट के लिए देख रहा है, यूट्यूब पे मुझे कोई 10 मिनट के लिए देख रहा है। इंस्टाग्राम पे मेरी रील स्क्रॉल करते हुए आ जाएगी, यूट्यूब पे क्या होगा, मैं इस बंदे की वीडियो पे क्लिक करूंगा, तो वो बहुत डिफरेंस आता है। और थर्ड आता है लिंक्डइन, जब आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल ब्रांड ज़्यादा बिल्ड करना है, कि ठीक है यार, ईशान अरोड़ा इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहा है, या फिर ईशान अरोड़ा एक अच्छी जॉब कर रहा है या एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, वो चाहता है कि लोग मुझे और जाने, इन्वेस्टर नेटवर्क बढ़े, लोग मेरे को देखे, बिकॉज लिंक्डइन की जो ऑडियंस है वो क्वालिटी ऑडियंस है। जो लोग लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं, बहुत डिफरेंस है उसके अंदर। तो वो अगर आपको चाहिए तो उसका आंसर लिंक्डइन है। तो जैसा भी आपने बताया यूट्यूब के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में और इसके बारे में, तो बेसिकली अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ना बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के, राइट? सही बात तो एक तो लाइक अभी यूट्यूब के टाइम पे आप ऐड ऑन करके भी पैसा कमा सकते हो, बट मुझे अचानक से याद आ गया कि एक टाइम पे क्या हुआ था मेरे साथ। मैंने ना आज से 5-6 साल पहले की बात है, मैंने ना नया नया फ़ोन लिया था, ठीक है? और मैंने सोचा मैं अब कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगा, तो मैंने एक माइक खरीदा। अराउंड 1000-1200 रुपये में माइक आ जाता था उस टाइम पे फ्लिपकार्ट पे। तो मैंने वहाँ से माइक खरीदा, और उस टाइम पे मैं ऑनलाइन ई-कॉमर्स में था कि ऑनलाइन कपड़े बेच देता था फेसबुक पे, राइट? तो वहाँ पे मैंने माइक लगाया और अपने कुछ दोस्तों को बताना था कि भाई कैसे पैसे कमाते हैं। अब वो मुझसे ना बार बार पूछते थे, भाई कैसे करता है, कैसे सेटअप करता है? अब मैंने सोचा ऐसा करते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, माइक से बोलते हैं, माइक भी टेस्ट हो जाएगा और अपलोड कर देंगे इसको। तो मैंने वैसे स्टार्ट किया, वीडियो रिकॉर्ड किया फ़ोन में और माइक से बोलकर, और उसको अपलोड कर दिया यूट्यूब के ऊपर, राइट? और मुझे अच्छे से याद है, मतलब मैंने एक चैनल बनाया था, मुझे आज नाम भी याद नहीं है, और उसमें 7 से 8 वीडियोज़ अपलोड किए थे जस्ट फॉर फ्रेंड्स, कि वो देखकर काम कर ले। और जब मैंने अपलोड किया, ये मैंने अपलोड किया था अराउंड 2018 में वीडियोज़ को,
और जब मैंने वीडियो अपलोड किया ना तो मैंने नीचे एक लिंक डाल दिया था वहाँ पे कि अगर आप भी सीखना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। अब मैंने सोचा ठीक है, यहाँ से कुछ लोग आ जाएंगे, दोस्ती यारी बन जाएगी, है ना। अब 1 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। 1 साल बाद जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ 2019 में, और उस टाइम पे स्ट्रगलिंग फेस था, मतलब मैं महीने का ना 10-15-20 हज़ार रुपये कमा रहा था, और उस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत थी कि लाइफ में यार पैसे नहीं थे, है ना। और अचानक से क्या होता है, कुछ दिन बाद विद इन अ वीक मैंने देखा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आने लग गए, है ना, कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट बिजनेस विद यू, ऐसे ऐसे मैसेज आने लग गए उसी लिंक से। मैंने स्टार्टिंग में सोचा ये मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, फिर मैंने देखा कुछ वीडियोज़ वायरल हो गए। मैं वीडियो को जाकर देखा तो देखा मैंने कि अराउंड मैंने 8 वीडियोज़ डाले थे और टोटल वीडियोज़ को मिलाकर 1.5 लाख व्यूज़ चले गए थे विद इन 2 मंथ्स। और उस 1.5 लाख व्यूज़ में से अराउंड मेरे पास 1000+ मैसेजेस मेरे व्हाट्सएप पे आ गए 2 मंथ्स के अंदर। अब उस टाइम पे मैंने दिमाग लगाया कि ऐसा करते हैं, इनको हेल्प चाहिए, इनको सीखना है, तो इनको हेल्प करते और गाइड करते। और मैंने एक प्रोडक्ट बनाया कि इनके लिए क्या करते, एक ऐप बना देते जिससे ये अपने कपड़े को बेच पाए। और वो एक सिंपल ऐप था विच इज़ लाइक APK बनता था, एक लिंक जो था वो आप ऑनलाइन गूगल पे जाके कन्वर्ट कर सकते थे, राइट। मैंने उसको कन्वर्ट किया और मैंने पर पर्सन को बोला 2000 रुपीज़ में आपसे चार्ज करूंगा, इसके साथ साथ आई विल गाइड यू पर्सनली। और मुझे अच्छे से याद है विद इन मंथ्स, लाइक 2 मंथ्स के अंदर अंदर मैंने 200 से ज़्यादा सेल्स किए, 200 रुपये के हिसाब से, एंड आई मेड अराउंड मोर देन 4 लाख रुपीज़, राइट। तो जब ये 4 लाख रुपये मैंने बनाया, आई रियलाइज कि यार मैंने तो इंस्टाग्राम मतलब यूट्यूब पे उस टाइम पे मेरे सब्सक्राइबर्स उस चैनल पे 700-800 ही थे, और अराउंड टोटल व्यूज़ 1.5 लाख गए होंगे। और मैंने रियलाइज़ किया कि 1000 व्यूज़ मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स और अराउंड 1.5 लाख व्यूज़ के साथ अगर आप सिर्फ मोनेटाइज भी करना चाहो तो आप एक बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो कंपेयर टू अदर फील्ड्स, जिसमें मैंने मोनेटाइज भी नहीं किया, मैंने स्पॉन्सरशिप भी नहीं लिया। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जब मेरा वीडियो वायरल हुआ उस टाइम पे ना मुझे मैसेजेस आए कुछ लोगों के जस्ट फॉर स्पॉन्सरशिप कि आप मेरे प्रोडक्ट्स को भी स्पॉन्सर कर दो। लाइक कई अलग अलग ऐप थे, तो मुझे याद है कि एक ऐप ने मुझे 500 रुपीज़ बोला कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा, वो पहले स्पॉन्सर था, ठीक है। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, वाह मजा आएगा, 500 रुपये आएगा, है ना। बट वो बन नहीं पाया। फिर मुझे पता है 1-2 और ऐप आए जिन्होंने ऑफर किया कि आप वीडियोज़ में मेरे बारे में बात कर लो तो मैं आपको 2000 रुपीज़ दूंगा, 3000 रुपीज़ दूंगा, उस टाइम पे सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ, राइट। तो मुझे लगता है कि अगर उस चीज़ को स्केल किया जाए तो आज के टाइम पे बहुत कंटेंट क्रिएटर है जो बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। अगर देखा जाए 2000 का प्रोडक्ट था वो, अगर हम 1 साल में 10,000 20,000 प्रोडक्ट बेच दें तो आप एक बहुत ज़्यादा पैसा यूट्यूब के थ्रू बना सकते हो, राइट। तो जैसा कि अभी आपने बताया यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूट्यूब पे इस तरीके से भी पैसा बन रहा है, लाइक जो दूसरा तरीका हुआ, एक आपने बताया स्पॉन्सर से, एक तो ऐड है जो हर एक इंसान जानता है ना। इसके सिवा अगर मैं बात करूँ तो ये आप कुछ प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो लिंक्डइन पे कितने टाइप की इनकम्स होती है? देखिए मेरे ख्याल से ना इनकम हर एक प्लेटफॉर्म में बहुत तरीक़ों की है। आपको बस ये देखना है कि डिमांड क्या है और मैं क्या सप्लाई कर सकता हूँ। तो लिंक्डइन पे जैसा कि मैंने कहा ब्रांड डील्स तो एक बहुत ही छोटा पार्ट हो गया, और अगर आपको लंबा खेलना है तो आप उस पे सिर्फ फोकस कर भी नहीं सकते, आपको उससे बियॉन्ड जाना पड़ेगा। तो लिंक्डइन पे लोग अपनी एजेंसीज़ बना रहे हैं, लिंक्डइन पे लोग घोस्ट राइटिंग कर रहे हैं, लिंक्डइन पे लोग प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का गेम खेल रहे हैं, करियर काउंसलिंग बहुत चलती है लिंक्डइन के ऊपर कि कॉलेज के बहुत सारे बच्चे आ रखे हैं, MBA वाले आ रखे हैं, वो बहुत चलता है। सिमिलरली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने नीश के हिसाब से कर सकते हो। अगर मेरी नीश है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करता हूँ, मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स को टारगेट करता हूँ कि ठीक है आपको बिजनेस सीखना है, तो वहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, मैं अगर अपने केस में बात करूँ, करियर काउंसलिंग हो सकता है, बहुत अच्छा नीश। ब्रांड डील्स तो होगा ही होगा सबके केस में। मैं कोई ऐसा AI टूल भी बना सकता हूँ जो सबको हेल्प कर दे इन टर्म्स ऑफ देयर ओन करियर गाइडेंस। तो ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 आपको समझना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। यार मैं कंटेंट बना रहा हूँ, फॉलोवर आ रहे हैं, मैं फोकस ही नहीं कर रहा हूँ, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, कुछ भी चल रहा है पेज पे, वो पेज 1 साल चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, 4 साल चल जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे कि आपकी ऑडियंस है कौन। वो चीज़ नहीं करनी है। समझना है नीश क्या है, समझना है उनकी डिमांड क्या है, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे वो लोग, उनको इंटरव्यू में हेल्प चाहिए, किस चीज़ में हेल्प चाहिए। फिर उसको आप बेस्ट तरीके से, जो मार्केट में भी नहीं हो रही है या हो भी रही है तो उससे बेटर कैसे उनको प्रोवाइड कर सकते हो, वहाँ पे इज़ द रियल इनकम। और आप जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स, एग्जैक्टली सबके हम नाम नहीं ले सकते इस पॉडकास्ट में, बट आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर देख लो जिसने अच्छा एक बिजनेस बनाया है, उसको अपनी नीश क्लियर थी, उसको अपनी ऑडियंस क्लियर थी, उनको उनका इश्यूज भी क्लियर था, और उसके बाद में उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया वो बेस्ट सॉल्यूशन था, और वहीं से उनकी ग्रोथ हुई है। किसी का भी अगर आप एग्जांपल ले लो, इन योर केस ऑल्सो, जो आपने बताया, आपने ऑडियंस देखी, इशू देखा, आपने कहा कि मैं चलो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक वीडियो बनाता हूँ, और वहीं से पैसे आ गए। बस वो एक प्रॉपर स्टेप आपको फॉलो करना है, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो लिंक्डइन पे मतलब बेसिकली आप 2-3 तरीके से, एक तो जैसे मैंने अभी समझा कि स्पॉन्सरशिप से आप पैसा कमा सकते हो, दूसरा आप कहीं ना कहीं फिर बिजनेस करके ही कमा सकते हो, चाहे कुछ भी वैल्यू दो, राइट। ट्रू। इसमें लेकिन लिंक्डइन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप ऐड से पैसा कमा सकते हो, वहाँ ऐड तो नहीं होता जैसे लिंक्डइन की एड्स होती हैं जहाँ तक मुझे याद है, लेकिन लिंक्डइन की एड्स की ना उतनी
परफॉर्मेंस रही नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है। इनफैक्ट मैंने खुद भी एक दो बार ऐड रन करी है, ओके बट वो थोड़ी महंगी चली जाती है। अगर आप इंस्टा देखो, गूगल देखो, तो वो बेटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एंड तो एड वाइज मेरे केस में वो ज़्यादा नहीं चला है। नहीं, सो अब इंस्टाग्राम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे, मतलब मुझे लगता है इंस्टाग्राम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स वहीं पे है लोगों के, मतलब सबसे ज़्यादा ऑडियंस इंस्टाग्राम के ऊपर ही है। तो इंस्टाग्राम पे आज के टाइम पे आप सबको पता है, मतलब जैसे ऑडियंस को भी पता है, आपको भी पता होगा कि रील जो है वही एक ऐसा तरीका है जिससे आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हो, राइट? तो इंस्टाग्राम को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि अभी आई थिंक आपके इंस्टाग्राम पे अराउंड 300 के फॉलोअर्स है, राइट? तो इंस्टाग्राम की जर्नी आपने बताया कि आपने लिंक्डइन स्टार्ट किया, फिर आप इंस्टाग्राम पे 2 साल पहले आए हो, 2-2.5 साल पहले? 2 साल पहले, ओके, लाइक कोविड के टाइम पे जब सारे लोग कोविड के रील बना बाद। रहे थे। हाँ, तो आपने इंस्टाग्राम क्यों स्टार्ट किया? रीज़न क्या था? और फिर क्या जर्नी रही 2-3 साल की? रीज़न तो मेरा सिंपल था कि मैंने देखा कि यार ये ट्रेंड चल रहा है, हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हो गया है गाड़ी पकड़ने में, तो और देरी क्यों करनी। तो उस चक्कर में मैं आ गया था इंस्टाग्राम पे। थोड़ा टाइम लगा सीखने में। अगर आप लिंक्डइन से आते हो टेक्स्ट फॉर्मेट से वीडियो फॉर्मेट में, थोड़ी शर्म आती है कि लोग क्या बोलेंगे, कैसे हुक बनाना है, कहाँ बनाना है, क्वालिटी, एडिटिंग, सब कुछ। तो थोड़ा टाइम लगा सीखने में। बट इंस्टा पे आने का रीज़न बहुत सिंपल था कि मैं समझ गया था ये चीज़ चलने वाली है। आप देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यूट्यूब तक शॉर्ट्स पे आ गया है कि यार 30 सेकंड में बंदे को एंटरटेन करना है, हमको 30 सेकंड में बंदे को नॉलेज प्रोवाइड करनी है। तो सबको क्लैरिटी थी कि शायद ये चीज़ है जो हेयर टू स्टे वाली होती है ना, कि ये चलेगा। तो उस केस में मैं वहाँ पे आया था। और मुझे याद है कि मैं फिनलैडर की जो मेरी खुद की एडटेक फर्म है, उसके अंदर मैंने रियलाइज़ किया कि जितना ज़्यादा मैं इसको ग्रो करूँगा ना, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे भी मेरे को कन्वर्जन्स आएगी, पर्सनल ब्रांडिंग भी अच्छी होगी, ट्रस्ट बढ़ेगा और उसमें भी हेल्प होगी। तो मेरे वो रीजंस थे आने के वहाँ कि पे। आपका जो पर्सनल बिजनेस है वो इंस्टाग्राम के थ्रू ग्रो कर जाए। डेफिनेटली, जैसे आज के टाइम पे काफ़ी सारे लोग हैं, मतलब अगर आप देखोगे जो टॉप एंटरप्रेन्योर्स है वो भी इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं, सही बात कंटेंट है। क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका अगर खुद का पर्सनल ब्रांड बिल्ड हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका ब्रांड भी ग्रो कर जाएगा, राइट? सही बात है। तो अभी कई सारे लोग इस वजह से भी आते हैं, जैसे आपने बताया कि मेरा ब्रांड बिल्ड हो जाए। तो जब आप इंस्टाग्राम पे आए और आपने कंटेंट डालना स्टार्ट किया, 2 साल में अगर 3 लाख फॉलोअर्स देखा जाए तो यार बहुत है, कम नहीं होता। कई सारे लोग हैं जिनका 5 साल पुराना अकाउंट है, 10 साल पुराने अकाउंट है, 100-200 फॉलोअर्स है, क्योंकि उन्होंने कंटेंट क्रिएट नहीं किया, राइट? तो आपने स्टार्टिंग में कौन से कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया? लाइक रील चल रहा था उस टाइम, तो आपने रील से स्टार्ट किया, पोस्टिंग करना स्टार्ट किया, किस तरीके से इंस्टाग्राम को स्टार्ट किया था? जो आपने एक बात बताई ना, वो तो बहुत सच है। हर एक कंटेंट क्रिएटर वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर और हर एक एंटरप्रेन्योर वांट्स टू बी अ कंटेंट क्रिएटर। ये वाला टाइम तो हमारा आ गया है। और इंस्टाग्राम पे मैंने जब नया स्टार्ट किया तो मैं एक कॉन्सेप्ट रख रहा था कि मैं हफ्ते में 6 दिन पोस्ट करूंगा। मंडे ट्यूसडे रील डालूंगा, वेडनेसडे को मैं कराउजल पोस्ट होती है ना, कराउजल पोस्ट या अपना ट्वीट डाल दिया वो डालूंगा, और फिर बाकी 3 दिन दोबारा से मैं रील डालूंगा। मैंने ये एक पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करी थी, पर धीरे धीरे मैंने देखा है कि जो पोस्ट है ना उसकी रीच कम हो रही है। उस पर रीच ज़्यादा आ भी रही है तो आपको उससे फॉलोअर्स नहीं आएंगे। और ज़्यादातर क्या चल रहा है, रील्स ज़्यादा चल रही है, ग्रो ज़्यादा रील्स कर रही है, व्यूज़ ज़्यादा रील्स पे आ रहे हैं। तो मैंने फोकस फिर उसका टोटली रील्स पे शिफ्ट कर दिया। कभी कभार मैं किसी इवेंट में गया, कोई अवार्ड मिला या कोई सिल्वर प्ले बटन आया, तो उसके साथ मैंने फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिया। तो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर किसी ऑडियंस को ग्रो करना है तो रील के लिए जा सकते हैं। डेफिनेटली रील आई थिंक सबसे सबसे ऊपर है इस टाइम तो पे। अगर आज कोई इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल 300 के फॉलोअर्स क्रिएट कर लेता है विद इन 1 ईयर 2 ईयर्स, तो मैं जानता हूँ क्या आने वाला है। इनकम पॉसिबिलिटीज क्या है, कितना पैसा बनाया जा सकता है और किस किस सोर्स से बनाया जा सकता है? पहले ना मैं एक मिथ क्लियर करना चाहता हूँ, और ये हमारी ऑडियंस को भी होगा 100%, बिकॉज ये चीज़ मुझे भी इंडस्ट्री में रहने के बाद ही समझ में आई। देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि जिसके 3 लाख इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स है वो शायद उससे भी ज़्यादा पैसे कमा रहे हो जिसके 1 मिलियन क्यों ना हो। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस और आपका खुद का कॉन्टेंट बहुत मैटर करता है। अगर मैंने थोड़ा सा मासी कंटेंट ज़्यादा बना दिया जो हर कोई देखता है, थोड़ा फ़नी कंटेंट, और मैंने 1 मिलियन हिट कर दिया, और उसकी जगह मैंने एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया या मैंने टेक का बनाया, फाइनेंस का बनाया, और उसमें मैंने 3-4 लाख हिट कर दिए, हमेशा 3-4 लाख वाला एटलीस्ट 99% केसेस में ज़्यादा पैसे कमाएगा उससे जिसके 1 मिलियन है। तो आपका गोल होना चाहिए क्वालिटी ऑफ ऑडियंस और साथ साथ अपनी खुद की प्रोडक्शन, खुद का कंटेंट। अगर वो अच्छा है और आपके 3 लाख फॉलोअर छोड़ो, आपके 1 लाख फॉलोअर भी क्यों ना हो, आप अगर 2 से 3 स्पॉन्सरशिप डील्स करते हो तो आप ईजिली 60-70,000 जो मैंने बताया चार्ज कर सकते हो, वही 2 लाख हो जाते हैं। उसके अलावा अगर वो क्वालिटी ऑडियंस है तो उनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है कि वो कुछ सीखने आए हैं, कुछ समझने आए हैं, तो अगर आप कुछ अच्छा ऑफर करोगे तो वो लेंगे भी। तो उनका बिजनेस बनाना भी, उनका बिजनेस सस्टेन करना भी और उनका बिजनेस ग्रो करना भी, लीड जनरेट करना भी ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू समवन हु इज़ नॉट रनिंग एन इंफोटेनमेंट चैनल। तो बहुत सारे स्कोप है।
बट सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप से भी 1 से 2 लाख फॉलोअर्स वाला क्रिएटर जो एक अच्छे नीश के अंदर है वो इजीली 2 to 3 lakhs बना सकता है जस्ट वाया दैट। तो मतलब मेनली इंस्टाग्राम पे भी देखा जाए तो एक तो आप स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हो। कई लोगों को लगता है इंस्टाग्राम अभी पेड प्रमोशन भी लाया था, जहाँ आई थिंक पेड कर रहा था, पैसा वो पे आया कर था, रहा वो था। चला भी गया मेरे ख्याल चला से। क्या? आई थिंक मुझे नहीं पता, मतलब मैंने मेरे को तो आया ही नहीं वो। किया, मुझे भी ऑप्शन नहीं दिखा। तो कई लोग सोचते हैं, जब आज के टाइम में मुझे कई लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि भाई आपके 100K है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ इंस्टाग्राम है कितना नहीं, ये पैसा बीच देता में है, ना right? कुछ तो वीडियोस ऐसा आ कुछ रही भी थी नहीं है जो right? थोड़ा ना अभी at this point इनकम्प्लीट of थी, time। जिसमें लोग बोल रहे थे कि अगर किसी के 1 मिलियन है ना तो वो एक रील डालने के 5 लाख रुपए लेता है। हाँ। तो वो लोगों को लगा वो हर एक रील के लिए है, वो हर हाँ। एक रील के लिए नहीं है। अगर वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट है तो उसका है, वरना अगर मैं 100 रील्स डालता हूँ और उसमें से एक भी स्पॉन्सर्ड नहीं तो मैं एक भी रुपए नहीं कमा रहा हूँ उससे। राइट। जैसे अभी तक अगर मैं अपने इंस्टाग्राम की बात करूँ, मैंने कोई भी स्पॉन्सर नहीं लिया है ना, कुछ भी स्पॉन्सर नहीं किया है, तो उस अकॉर्डिंगली मैंने 1 रुपये भी और इंस्टाग्राम 200 रील तो आपने डाली होगी। हाँ 200 रील में हमने बल्कि पैसा खर्च ही किया है। यस। पैसा कई टाइम। सारे इंस्टाग्राम पे मेरे रील्स है जिसपे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख व्यूज भी गए हुए। हाँ। तो अगर उस पे स्पॉन्सरशिप लिया जाता तो कहीं ना कहीं पैसा बन सकता था। सही बात। तो एक तो स्पॉन्सरशिप हो गया जहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपने कस्टमर्स को, मतलब जो आपकी ऑडियंस है कहीं ना कहीं, उनके लिए एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाकर उनको बेच Definitely. सकते हो। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे फाइनेंस में है या फिर किसी भी चीज़ में, तो अपना कोर्स बना लेते हैं जो बेच देते हैं। और अगर आप मान लो फन रिलेटेड कुछ पोस्ट कर रहे हो जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, तो वहाँ पर भी आप किसी और का प्रोडक्ट बेचकर, क्योंकि मैंने देखा है, जैसे मुझे एक ऑफर आया था कि मैंने देखा था, मुझे एक डीएम आया था जिसमें कोई शू कंपनी थी जिन्होंने ऑफर किया कि आप 30,000 रुपीज़ लो और एक शू पहन के डाल दो फोटो, राइट, पोस्ट कर दो। अब इससे और लिंक डाल दो अपने स्टोरी पे। अब इससे क्या होता है कि मान लो अगर मैंने एक शू का प्रमोशन कर दिया इंस्टाग्राम पे, एक लिंक भी डाल दिया, तो होगा क्या कि अगर 10,000 स्टोरी व्यूज़ आ रही है और उसमें से फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने खरीद लिया, राइट, अब कंपनी को एक पर्सन से अराउंड 500 रुपीज़ बच रहा है ना, तो 100 लोगों से अराउंड 50,000 का प्रॉफिट हो गया, उसने मुझे 30,000 रुपीज़ दिया। तो ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू भी आप पैसा कमा सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, है ना। डेफिनेटली। तो ये 2 तरीके के सिवा और कोई तरीका जहाँ पैसा बन सकता है इंस्टाग्राम पे? जैसे कि आपने एग्जांपल लिया था ना कि फाइनेंस वाले कोर्स बना देते हैं, तो मेरे खुद के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो फैशन इन्फ्लुएंसर्स है, तो वो क्या करते हैं, खुद की कंपनीज लॉन्च करते हैं मर्चेंडाइज की, कि मैंने शर्ट बना दी, टी शर्ट बना दी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है, किसी ने शूज़ बना दिए, किसी ने परफ्यूम बना दी। तो अगर आप एक इंफोटेनमेंट क्रिएटर हो जिसमें आप लोगों को सिखा रहे हो, तो कोर्सेज हो गया या कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो किसी ने नहीं बनाया। बीच में जब कुछ अकाउंट्स के क्रिएटर्स थे फाइनेंस के, पर्सनल फाइनेंस के, जब न्यू टैक्स रिजीम आया उन्होंने कैलकुलेटर बना दिया और उसकी सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दी, लोग वो ले रहे हैं। लोगों ने कम्युनिटी के पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए, एक्सक्लूसिव कंटेंट भी आ गया इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, चाहे आप इंफोटेनमेंट में हो या नॉन इंफोटेनमेंट में, दोनों में चलेगा वो। ओके मतलब कई लोगों को ये मिथ होता है कि यार कितना कमा सकते हैं, बट पर्सनल एक्सपीरियंस जो आपका भी वही एक्सपीरियंस रहा होगा कि मेन पैसा बनेगा, एक आपकी ऑडियंस के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, दूसरा आप अपने ऑडियंस से कैसे इंगेज कर रहे हो, आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्टेड कितनी है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी और का बेचो या अपना बेचो, वो तभी लेंगे जब आपका एक क्वालिटी, आप उसके साथ एक क्वालिटी कंटेंट डाल के आप अपनी ऑडियंस के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शंस बना रखे हो। और इसके सिवा अच्छे ब्रांड्स जो आते हैं, आई थिंक वो भी तभी आएंगे जब आप एक क्वालिटी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, राइट। क्योंकि ब्रांड भी आपके पास कंसिस्टेंटली तभी आएगा ना, आपको परफॉर्मेंस जब आप उनको दिखाओगे। अगर मैं ब्रांड से लेता हूँ 1 लाख रुपए और मैं वैल्यू देता हूँ 0 रुपीज़ की, कि एक भी बंदा मेरे साइड से गया ही नहीं, क्योंकि मेरी नीश या तो वो नहीं थी, या मेरा कंटेंट अच्छा नहीं था, या ऑडियंस क्वालिटी खराब थी, कुछ भी हो सकता है उसका रीज़न। तो ब्रांड एक बार आएगा, उसने देखा 1 लाख रुपए बर्न हो गए, दोबारा मैं आऊँगा ही नहीं। तो आपको ध्यान रखना कि आप चाहे 1 लाख फॉलोवर पे हो, 2,000 पे हो, 2 लाख पे हो, आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहना है। तो आपने लाइक अभी आपने बताया 300 के आपके फॉलोअर्स है, राइट, आप खुद रील डाल रहे हो, स्पॉन्सरशिप भी लिया है। मैं एग्जैक्टली नहीं पूछूंगा कि आप स्पॉन्सरशिप से कितना कमा रहे हो, बट अभी तक का जो सबसे बड़ा डील रहा है स्पॉन्सरशिप का, मतलब आपने किसी का स्पॉन्सरशिप लिया हो तो उन्होंने आपको कितना पे किया उस स्पॉन्सरशिप के लिए? यार जैसे होता क्या है ना, कुछ कुछ आते हैं कि एक बार के लिए करना है, हाँ, कुछ कुछ आता है कि 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो मेरा एक बार 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था थोड़े टाइम पहले, तो वो 10 लाख से ऊपर का था। ओके। और उसमें क्या था कि लाइक आपने 8 महीने कितने रील डालने या क्या पोस्ट करना था? एग्जैक्टली वो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट उसमें रील्स ही था सिर्फ। अराउंड कितने रील्स? रफली आई थिंक 1.5 महीने में एक रील, एक स्टोरी हो गया, ऐसा कुछ कर। ओके, मतलब अराउंड आपने 8-10 रील पोस्ट किया था। हाँ, 8 के आसपास। ओके। और इसके सिवा जैसे आपने बताया कि आपकी ऑलरेडी एक कंपनी थी और आपका मेन पर्पस इंस्टाग्राम पे आना था कि उसमें ग्रोथ आ जाए, राइट। मुझे पता है अगर वो कंपनी ग्रो कर जाए तो ये 10 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप की बहुत कम है, राइट। मैं आज तक स्पॉन्सरशिप इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम से अपने बिजनेस को ग्रो करके ज़्यादा पैसा कमाया है, राइट। मतलब कई लोग सोचते हैं कि यार इंस्टाग्राम से पैसा नहीं कमा रहा हूँ, मेरे दोस्त आते हैं मुझे बोलते हैं यार स्पॉन्सरशिप ले ले, इतना पैसा आ रहा है ना। मेरे घर वाले मुझे इवन कई बार बोलते हैं कि यार स्पॉन्सरशिप ले ले, इंस्टाग्राम पे इतने ऑडियंस है, कुछ कमा ले, मतलब महीने का अगर 1-2 लाख रुपए भी आ रहा है तो क्या बुरा है ना। और मुझे पता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो ऑडियंस है उस अकॉर्डिंगली 2-3 लाख रुपए बन सकता है, बट मैंने ऑलरेडी बिजनेस में बहुत बनाया है।
तो अभी आपका बिजनेस में क्या ग्रोथ आया, मतलब जब आपका बिजनेस उस टाइम पे चल रहा था, आप इंस्टाग्राम पे आए, तो इंस्टाग्राम की वजह से आपके बिजनेस में क्या ग्रोथ आ गया? ये रेवेन्यू में जस्टिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस करी है। जब से मैंने खुद के प्लेटफॉर्म्स पे ग्रोथ देखी है, खास करके उसी नीश में जिस नीश में हमारे दूसरे कोर्सेज है, मेरा मार्केटिंग कॉस्ट 80% से कम हो गया था। क्योंकि अब मुझे लीड्स लाने के लिए पहले फेसबुक पे खर्चा करना था, इंस्टाग्राम पे खर्चा करना था। अब वो लीड्स ऑर्गेनिकली Organically अपने आने आप से यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से आने लग गई थी। उसके बियॉन्ड अगर मेरे को चाहिए तो मैं दोबारा ऐड रन करूँगा, बट लेट्स से पहले मैं महीने की 1000 लीड्स फॉर एग्जांपल ला रहा था, मुझे खर्च करने थे 1 लाख रुपए। अब मुझे 1000 लीड्स आएगी और वो मेरे प्लेटफॉर्म से ही आ जाएगी। उसके बियॉन्ड मेरे को जाना तो मुझे पैसे खर्च और वो करने हैं। लीड्स की क्वालिटी भी बेटर है क्योंकि वो आपको देख कर आ रही है, लाइक Definitely. फेस वैल्यू एंड पर्सनल ब्रांडिंग वाली जी चीज़ हाँ। है ना। तो अभी आप लिंक्डइन पे हो, आपने इंस्टाग्राम का बता ही दिया कि इंस्टाग्राम से भी पैसा बन रहा है, मतलब लिंक्डइन से भी बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी बना रहे हो। अब यूट्यूब पे आ जाते हैं, तो यूट्यूब पे आप कब इंट्रोड्यूस हुए, मतलब यूट्यूब पे आए कब? यूट्यूब पे ना मैं इंस्टाग्राम का थोड़ा बाद ही आया था। ओके, और लेट से। तो हाँ, मुझे एक चीज़ ध्यान है कि जो मैं कंटेंट बना रहा हूँ ना, मैं सारी चीज़ें 30 सेकंड में नहीं समझा पाऊँगा। अगर मैंने लेट्स से फाइनेंस के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई भी रील बना दी, अब उसमें किसी बच्चे ने मेरे से पूछा हाउ टू गेट इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, 30 सेकंड में दुनिया का कोई इंसान कवर नहीं कर सकता वो टॉपिक। ऐसे ही हज़ारों टॉपिक्स थे। अगर आप 2-3 महीने कंटेंट बनाओगे, 1000 कमेंट्स आते, तो ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स थे, जिससे मुझे पता चल गया कि यार 30 सेकंड 1 मिनट बहुत कम है। फिर मैं गया था यूट्यूब पे ये डिटेल में समझाने के लिए, और मेरे को आज भी याद है जो मेरी पहली ही वीडियो थी वो थी करियर्स इन फाइनेंस के ऊपर, टॉप 5 कोर्सेज। तो मेरी पहली वीडियो पे 4-5 लाख व्यूज़ आ गए थे। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, मेरे को एक किक स्टार्ट मिल गया था, वो थी मेरी यूट्यूब की तो जर्नी। ये अराउंड कब पोस्ट किया था आपने? जब मैं ना यूट्यूब पे कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया क्योंकि एफर्ट बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, कोशिश करते हैं हम लोग, बट मेरी पहली वीडियो को इंस्टाग्राम पे आप लगा लो 2-3 महीने के बाद ही मैं आ गया था YouTube पे। 2022 में आई थिंक। हाँ, रफली तो मैंने ना 2 आपका साल। फर्स्ट वीडियो देखा था क्योंकि आपने शूट किया था। तो जैसे वो यूट्यूब पे गया और मैंने भी देखा, मतलब अचानक से उस पे उस टाइम पे तुरंत काफ़ी कम टाइम में 2 लाख व्यूज़ चले गए थे, है ना। और पहली वीडियो आप डाल रहे हो, पहला चैनल बना रहे हो, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे कंटेंट क्रिएट कर रहा था, और वो 2 लाख चला गया। तो उसका रीज़न क्या, मतलब लक है या कोई सीक्रेट है जो लोगों को नहीं पता होता? रीज़न क्या था वायरल होने का, मतलब रीज़न क्या था? मुझे लगता है नंबर 1 स्टेप तो यही होता है कि आप ऑडियंस को वो प्रोवाइड करो जो उनको चाहिए। जितना जितना मैं आगे जाता जा रहा हूँ लाइफ में, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि करियर्स इन फाइनेंस या करियर्स इन सच नीश दे आर नॉट वेरी फेमस। इसके बारे में लोग बताने के लिए है नहीं। कंसल्टेंसी हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, जो आजकल चल रहा है बहुत ज़्यादा। ऑडियंस नहीं है, हाँ, मतलब तो ऑडियंस उस बहुत है बट कोई बताने ऑडियंस वाला नहीं, बहुत है, क्रिएटर्स लेकिन कम कुछ है। बिल्कुल सॉलिड कंटेंट नहीं है। तो मैंने जो टॉपिक उठाया ना, उस टाइम पे इतना रेलेवेंट लोग उस पर बना ही नहीं रहे थे कंटेंट। तो एक तो वो हो गया। दूसरा होता है यूट्यूब पे आपकी पैकेजिंग कैसी है वीडियो की, कि मैं थंबनेल पे क्या लिख रहा हूँ, टाइटल कितना कैची है मेरा, सही ऑडियंस को पहुँच रहा है, तो वो एसईओ कितना अच्छा किया, डिस्क्रिप्शन कितना अच्छा लिखा है, तो वो सब कुछ काफ़ी अच्छा हो गया था। और जाहिर सी बात है, अगर आपकी वीडियो में रिटेंशन ज़्यादा है यूट्यूब की, यूट्यूब उसको खुद और पुश करता है। यस यस। तो अगर मेरी स्क्रिप्टिंग अच्छी है, मैं बोल सही से रहा हूँ, जितना लोग उसको लंबा देखेंगे यूट्यूब उसको और पुश करेगा। तो आई थिंक सारी चीज़ें कंबाइंड आपको चाहिए होती है टू मेक अ वायरल कंटेंट पीस। तो अभी फिर आपने जब लाइक फर्स्ट वीडियो डाला, ठीक है, उसके बाद से अभी तक अराउंड 2 साल हो चुका है, तो ग्रोथ आपका अच्छा ही रहा है, मतलब ठीक ठीक रहा है ना। अराउंड 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स है आपके। तो यूट्यूब में जब आप आए तो वहाँ पे इनकम पॉसिबिलिटीज़ क्या है, और वहाँ पे आपने डेफिनेटली स्पॉन्सरशिप वहाँ पे भी है। स्पॉन्सरशिप के सिवा अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप कोर्सेज बेच के या कुछ भी अपना क्रिएट करके भी पैसा कमा सकते हो, है ना। तो और ऐड से भी कमा सकते हो, मतलब ऐड तो बहुत वो है आज के टाइम पे, कई लोग कंफ्यूज होते हैं, कई लोग बोलते हैं ऐड तो कुछ नहीं देता, बट मैंने नोटिस किया कि ऐड अच्छा पैसा देता है, लेकिन स्पॉन्सरशिप उससे ज़्यादा देता है, और अगर आप अपना खुद का कुछ बेच रहे हो तो और ज़्यादा पैसा है। तो ऐड को लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा यूट्यूब के ऊपर, और स्पॉन्सरशिप को लेकर? यूट्यूब में ना मेरा मेन फोकस ऑनेस्टली कभी भी ऐड था नहीं, और ना ही स्पॉन्सरशिप था। मेरा ये था कि पहले तो मैं लोगों को एजुकेट करूँ, और मैं जिस चीज़ में एजुकेट कर रहा था मेरे कोर्सेज उसी के आसपास थे, तो वहाँ से मेरे को वो वाला बेनिफिट डायरेक्टली हो रहा था। तो मैंने बहुत टाइम तक एड्स और स्पॉन्सरशिप सोचा ही नहीं। लेकिन जब एक सर्टेन लेवल हिट हो गया, आई थिंक जब मेरे 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए थे, उस टाइम में मैंने ऐड शुरू करी थी। और ऐड ना आपके सब्सक्राइबर्स पे नहीं बल्कि आपके व्यूज़ पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मुझे जहाँ तक रफली आइडिया है, अगर आपके महीने में 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये शायद ऐड से आते हैं, अगर टोटल 1 लाख व्यूज़ है सारी वीडियो से मिला के। और ये अलग अलग नीश में अलग अलग है, एजुकेशन में थोड़ा ज़्यादा है, बाकी में थोड़ा कम है, टेक में भी ज़्यादा है, तो वो मैटर करता है। और रही बात ब्रांड डील्स की या स्पॉन्सरशिप की, तो अगर आप लेट्स से 1 लाख का एग्जांपल लेते हैं,
बिल्कुल डायरेक्ट फिगर है। अगर आपके 1 लाख फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब पे, और आपके चैनल पे रफली 40, 50, 60,000 एवरेज व्यूज़ है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे, शॉर्ट्स पे नहीं, लॉन्ग फॉर्म पे, तो आप एक इंटीग्रेटेड वीडियो होती है जिसमें आप पूरे वीडियो के अंदर थोड़ा सा एक पार्ट बोलते हो ब्रांड का, उसका आप रफली 40-50,000 मिनिमम चार्ज कर सकते हो। एक होती है डेडिकेटेड वीडियो की 7-8 मिनट की वीडियो पूरी ही ब्रांड के ऊपर है, तो वो आप 70-75 हज़ार तक आराम से चार्ज कर सकते हो। ओके। तो इंस्टा लाइक आपने यूट्यूब बताया कि 1 लाख व्यूज़ पे आप ऑलमोस्ट 10,000 रुपये के आसपास कमा लेते हो। हाँ। मतलब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, मैंने कई सारे कंटेंट क्रिएटर के साथ बैठा हूँ, तो जब मैंने उनका प्रॉपर डैशबोर्ड देखा तो मैंने 2 चीज़ें रियलाइज़ की पर्सनली, क्योंकि ये ना बहुत बड़ा मिथ है। मतलब इंस्टाग्राम रील पे हर जगह आ रहा है कि अगर आपके 1 मिलियन व्यूज़ है तो आपको इतना 1 लाख रुपये महीने का आएगा, और लोगों को लगता है ये पक्का अमाउंट है कि बस 1 मिलियन आ गया और मुझे लाख रुपये महीने आ जाएगा। तो ये ऊपर नीचे होता है, वीडियोज़ पे भी डिपेंड करता है और व्यूज़ पे भी डिपेंड करता है, नीश पे भी डिपेंड करता है। कितना लंबा वीडियो देखा गया है, क्योंकि एक वीडियो में 3-4 ऐड आ जाते हैं, है ना। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि मैंने कई कंटेंट क्रिएटर को देखा है जिनके 1 लाख व्यूज़ पे 1,000, 2,000, 5,000 बन रहा है। मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे हैं, मतलब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिस पे 1 लाख व्यूज़ पे 60,000, 70,000, 80,000 रुपये भी बन रहा है, इवन लाख रुपए भी बन रहा है। मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, कुछ ऐसे वीडियोस थे, कुछ ऐसे चैनल्स है ना, मैंने मतलब डैशबोर्ड को देखा, 500-800 व्यूज़ आ रहे हैं, राइट, रेगुलर बेसिस पे वो वीडियोस डालते हैं, और 800 व्यूज़ पे 400 रुपये बन रहा है, 500 रुपये बन रहा है, राइट। तो वहाँ पर मैंने रियलाइज़ किया कि ऐड में भी अच्छा पैसा है। और दूसरी चीज़ मैंने रियलाइज़ किया कि ये जो ऑलमोस्ट 12 मंथ्स होते हैं, इस अकॉर्डिंगली ना प्राइस ऊपर नीचे भी होता है, जो कि आई थिंक CPC डिसाइड करता है। तो मैंने देखा है कि फेब में, मार्च में, अप्रैल में जो पैसा है वो कम आ रहा है, बट कंपेयर टू अगर देखा जाए फेब, मार्च एंड अप्रैल, आप देखोगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस टाइम पे पैसा ज़्यादा मिल रहा है। आपने ये चीज़ ऑब्जर्व किया, मतलब अपने डैशबोर्ड पे? इतना तो मैंने नहीं देखा, बट मैं देखूंगा। बट रही बात एक ना एड्स के रिगार्डिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंस्टाग्राम ना पे नहीं करता आपको वीडियोस डालने के लिए, Yes, यूट्यूब हाँ। करता है। लेकिन एक और डिफरेंस ये है कि अगर आप 1 लाख वाला चैनल हो, लेट्स से आपको 50,000 रुपये आ रहे हैं हर महीने ऐड से, फॉर एग्जाम्पल, वो ना 50,000 रुपये यूट्यूब में री इन्वेस्ट हो जाते हैं। अगर मेरे को इंस्टाग्राम की रील एडिट करना, मेरे को अमाउंट पे करना है फॉर एग्जाम्पल X रुपीज़, यूट्यूब पे आते ही ना वो 3-4x हो जाता है, वो पैसा बहुत लगता है। और यूट्यूब पे थंबनेल कॉस्ट अलग है, आप अगर SEO के लिए कोई रखते हो वो अलग है, उसकी मेंटेनेंस अलग है, उसका एफर्ट अलग है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप जब तक 1.5-2 लाख सब्सक्राइबर्स हिट नहीं करते हो, आपका ना ब्रेक इवन ही चल रहा होता है यूट्यूब। प्रॉफिटेबल 1 लाख आप सब्सक्राइबर्स कर रहे हो, 50,000 आप कमा रहे हो, 10 वीडियोस अगर आप डाल दो, 3-4 हज़ार रुपये तो मिनिमम होता है कि एक यूट्यूब वीडियो के एडिटिंग के लगते हैं, तो वो चला ही जाता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि यूट्यूब के ऐड रेवेन्यू ना, मैं 1-1.5 लाख तक किसी को बोलता ही नहीं कि फोकस करो, क्योंकि वो बंदा सोचता है वहाँ 50,000 रुपये जेब में आ रहे हैं, फिर वो देखता है कि खर्चा कितना हो रहा है, तो वहाँ पे निकल जाता है सारा तो 50,000। आप लाइक यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हो, तो आप खुद से एडिट कर रहे हो या किसी से एडिट करवाते हो? नहीं नहीं, मैं किसी और तो से। स्टार्टिंग से ऐसा है या आपने खुद भी एडिट? नहीं, स्टार्टिंग से मैंने अपनी इंस्टाग्राम रील्स एडिट करी है, यूट्यूब में एडिट नहीं कर तो पाया अभी के क्योंकि टाइम पे आप इंस्टाग्राम पे लाइक क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हो, मैंने देखा है, तो वो रील खुद एडिटेड है या आप किसी और से करवा किसी रहे हो? और से किसी और से करवा रहे हो? मैं बल्कि सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि आपका काम है कंटेंट बनाना, जितना आप एडिटिंग में घुसोगे आपका वहाँ पे फोकस हट जाएगा। तो कई लोगों का ये होता है कि यार, मतलब मैंने यूट्यूब वीडियोस भी देखा है जहाँ पे लोग बोलते हैं आप पे फ़ोन है, आप कंटेंट क्रिएट करो, डालो, ठीक है, हो जाएगा। तो क्या क्वालिटी कंटेंट मैटर करता है? और मान लो एक पर्सन है, उसने एक टॉपिक लिया, एक्स टॉपिक लेते हैं, ठीक है, और एक और पर्सन है जिसने एक्स टॉपिक लिया, दोनों सेम टॉपिक पे बना रहे वीडियो, एक ने काफ़ी अच्छी एडिटिंग रखी है और एक एडिटिंग नॉर्मल है। मान लो किसी ने खुद से एडिट कर लिया और किसी पर्सन ने 10,000 रुपये पे किया एडिटिंग करवाने के लिए, तो ज़्यादा वायरल होने का चांस या ज़्यादा अच्छी वीडियो कौन सी होगी? देखिए, अगर हम बिल्कुल 1 to 1 देखें ना, तो ज़ाहिर सी बात है जिसने ज़्यादा प्रोडक्शन किया है वो हो सकता है, बट ये ज़रूरी नहीं है। हमने बात करी कि मेरी पहली वीडियो पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए, आज भी मेरे चैनल पे शायद एक ही वीडियो है जिसने उस वाली वीडियो को व्यूज़ में बीट किया है, और मेरा प्रोडक्शन कंसिस्टेंटली बढ़ा ही है। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन मैटर नहीं करता, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स, कि अगर 10 चीज़ें उसमें से एक प्रोडक्शन हो गया। और रही बात पहले क्वेश्चन की, मुझे लगता है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप प्रोडक्शन भूल जाओ। एक होता है ना, क्वांटिटी को छोड़ दो, क्वालिटी पे फोकस करो, बट अगर आप स्टार्ट में हो, फोकस ऑन क्वांटिटी एंड नॉट क्वालिटी। अगर आप जो बोल रहे हो वो जेन्युइन है और जो रिक्वायर्ड है लोगों को, क्वांटिटी पे फोकस करो। जैसे जैसे आपके क्वांटिटी के थ्रू आपके फॉलोअर्स में ग्रोथ आएगी, आप में खुद में आपके व्यूज़ में ग्रोथ आएगी, वहाँ से यू कैन इंक्रीज द क्वालिटी। बिकॉज मैं सच बता रहा हूँ, अगर जब मैंने 100 रील्स बनाई थी, मेरे से मेरी पहली 10 रील्स नहीं देखी जाती थी। जब मैंने 200 बनाई, मेरे से मेरी पहली 50 नहीं देखी गई। अब जब मैंने 500 बना ली ना, मेरे से मेरी पहली 100 नहीं देखी जाती। और मैं श्योर हूँ कि जब मैं 5,000 रील्स बना लूँगा ना, मेरे से मेरी पहली 500 नहीं देखी जाएगी। तो ये हमेशा होगा, और ये होना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, इससे आपकी ग्रोथ जस्टिफाई होती है, बट इनिशियली क्वांटिटी ही फोकस होना चाहिए।
बिल्कुल इनिशियली। मतलब मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। 2017 में ना मैंने फर्स्ट टाइम कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैंने फ़ोन लिया था और वो अराउंड 10,000 रुपीज़ के आसपास का फ़ोन था, और मैं अपने घर पे ही, मतलब ये वीडियो यहाँ प्ले हो जाएगा, तो मैंने एक फ़ोन से फ्रंट कैमरे से बैठकर वीडियो बनाता था अराउंड 4-5 मिनट्स की, राइट। अब उस टाइम पे क्या होता है कि लोगों के लिए मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि वो फ़ोन से वीडियो तो बना रहे, बट आपको भी पता है यूट्यूब पे नहीं करेगा स्टार्टिंग में, ना ही स्पॉन्सरशिप डील आएगा। तो कई लोग ना कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, ये चीज़ है, क्योंकि पैसा ही नहीं आ रहा ना। आज के टाइम पे कई लोग हैं जो काम, देखो एक तरीका है जहाँ पे आप काम कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो, और एक यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको फर्स्ट में तो पैसा लगाना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा, टाइम भी लगाना पड़ेगा, फिर एक टाइम आएगा जहाँ आप पैसा बनाओगे। तो मुझे याद है 2017 में कोई पैसा नहीं आ रहा था, तो कई बार मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, मतलब फ़ोन से बना रहा था। फिर मैंने अलग से जो बिजनेस कर रहा था, अलग से चीज़ों को डेवलप कर रहा था, वहाँ से कुछ पैसा कमाया, और स्टार्टिंग में थोड़ा क्वालिटी कंटेंट बनाने की कोशिश की कि ठीक है, एक अच्छा कैमरा से बनाते, फ़ोन की जगह कैमरा खरीदा और उससे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। वो भी कुछ दिन कंसिस्टेंट रहा, बट एडिटिंग अच्छी नहीं थी, है ना। तो मैंने काफ़ी दिन तक लगातार फिर वीडियो नहीं डाला। फिर कुछ दिन बाद जाकर जब पैसे आ गए, अच्छी टीम हो गई, तो एडिट करके अच्छे तरीके से पोस्ट करने स्टार्ट किया। बट उस टाइम पे भी मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाया, क्योंकि वहाँ पे भी चलो ठीक है, कैमरामैन कैमरा देख लेगा, हर एक चीज़ हो जाएगा, बट कंटेंट तो खुद क्रिएट करना है, और इनिशियल लेवल पे पैसा नहीं आता। तो जो लोग हैं, आप उनको क्या रिकमेंड करोगे कि अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसको किसी हसल, मतलब साइड हसल, एज ए साइड हसल स्टार्ट करना चाहिए किसी काम के साथ साथ, या प्रॉपर फुल टाइम करना चाहिए? मेरे हिसाब से कंटेंट हमेशा स्टार्टिंग में साइड हसल होना चाहिए, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि कब चल जाएगी। आज मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, क्या पता वो कल ही चल जाए। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 1.5 साल कंटेंट बनाया, नहीं चला, फिर छोड़ दिया। तो अगर आप सब कुछ छोड़ के उसमें चले जाओगे जो इतना डाइसी है, जिसमें कुछ अश्योरिटी नहीं है कि आगे क्या होगा, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है बहुत लोगों के लिए। और मैं ये रेकमेंड नहीं करता हूँ पर्सनली, शायद कोई रेकमेंड कर भी दे, मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेबल नहीं है। और साइड हसल की तरह करो। और आप कह रहे थे ना कि यार कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो पाती है बिकॉज पैसे नहीं आ रहे स्टार्टिंग में और खर्चे अलग हो रहे हैं। तो आपका ना फोकस बहुत क्लियर होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू कि मैं क्यों आ रहा हूँ यूट्यूब पे। कई लोग इसलिए आते हैं कि मेरा दोस्त कर रहा है, कई लोग इसलिए आ रहे हैं कि यार इस बंदे के 1 मिलियन हो गए, इतने पैसे कमा रहे, तो मैं भी कमा लूंगा। अगर वो वाला क्लैरिटी आपको नहीं है ना, तो आप आज नहीं तो कल खुद ही छोड़ दोगे और ग्रोथ भी नहीं होगी। एक बार आप क्लैरिटी रखो कि मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं कब तक डालता रहूँगा कंटेंट, कि मेरे को ग्रोथ नहीं मिली तब भी मैं डालूंगा, पैसे लग रहे तब भी मैं डालूंगा। वो सब जब तक आपका प्लान क्लियर नहीं होगा ना, एक ब्लूप्रिंट क्लियर नहीं होगा, तब तक वो ग्रोथ, वो सस्टेनेबिलिटी, वो अचीवमेंट्स नहीं मिलेगी किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो कई सारे लोग हैं आज के टाइम पे जो कंटेंट क्रिएट भी स्टार्ट कर देते, ठीक है, कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जैसा मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे पे क्या नहीं था, कि मेरे पे कैमरा नहीं था और ये सारी चीज़ें नहीं थी। बट जब मेरे पे सब कुछ आ गया, जब मेरे प्रॉपर एक्सेस था हर एक चीज़ का, तो मेरे पे कंटेंट नहीं था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था मैं कंटेंट क्या डालूँ, राइट। और यूट्यूब पे जब मैंने सर्च करने स्टार्ट किया कि यार बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस देखी कि कैसे कंटेंट क्रिएट करें, तो बहुत लोगों ने ये गाइड किया कि कॉपी पेस्ट कर दो। मतलब अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है जिसकी वीडियो चल रही है, तो सेम चीज़ आप उनको देखो, नोट्स बनाओ, वहाँ से कुछ पॉइंट्स निकालो और सेम चीज़ अपनी वीडियो में आकर बोल दो। मैंने किया भी, स्टार्टिंग में मैंने 2-3 वीडियोज़ ऐसे बनाए, बट वहाँ पे क्या होता है कि आप अपनी रियलिटी नहीं दिखा रहे हो, आप किसी और की बातों को सुनकर बोल दे रहे हो, राइट। तो ऐसा करना सही रहता है या नहीं रहता है, और इस पे ग्रोथ है या नहीं है? क्योंकि जो नए लोग हैं वो कंटेंट कैसे क्रिएट करें, क्या उनको कॉपी पेस्ट करना चाहिए? ये मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ना एट द एंड ऑफ द डे अपना कंटेंट रीपर्पस कर रहा है। जैसे आपने एक वीडियो बनाई, लेट्स से फॉर एग्जांपल हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, आपकी एक वीडियो आ गई। अब मुझे भी वीडियो बनानी है हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, तो जाहिर सी बात है हमारे काफ़ी म्यूचुअल पॉइंट्स तो होंगे। सो आपको किसी की वीडियो देखनी है बट डायरेक्टली कॉपी नहीं करनी, कॉपी आई थिंक बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। आपको वो कंटेंट देखना है, उससे इंस्पिरेशन लेनी है और उसको रीपर्पस करना है अपने टच के साथ में। अगर आप वो कर रहे हो ना, तो दैट इज स्टिल योर पीस ऑफ कंटेंट, बिकॉज एक ही नीच के हज़ारों लाखों क्रिएटर्स है। फाइनेंस के इतने सारे, टेक के इतने सारे, हर इंसान मोरलेस ओवरलैपिंग चीज़ें ही बोल रहा है। बट आप उसको अपना क्या पर्सनलाइज टच देके बोलते हो, अपनी क्या इंस्पिरेशन लगाते हो, कैसे रीपर्पस करते हो, वो मैटर करता है। डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कई लोग रेकमेंड करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, बिकॉज ये किसी की भी कोई खुद की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूँ हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब, मेरा कोई ट्रेडमार्क नहीं है इस लाइन पे, कोई कल को उठा लेगा वो वीडियो और आराम से उसको सेम बना सकता है। तो करने को कुछ बुराई नहीं है। पर्सनली एज अ क्रिएटर, इफ़ यू वांट टू बी अ बिग क्रिएटर, रिस्पेक्टेबल क्रिएटर इन द इकोनॉमी, इट्स नॉट रिकमेंडेड, बट उसको आप आराम से रीपर्पस कर सकते हो, इंस्पिरेशन ले सकते हो और वैसा बना सकते हो। ओके। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी के टाइम पे मैक्सिमम लोग यंगस्टर्स है जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो 12th कंप्लीट करने के बाद कंटेंट क्रिएशन में घुस जाते हैं कि चलो यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं। लोग इवन इंस्टाग्राम रील पे 1-1 मिनट का व्लॉग भी बना रहे हैं, राइट। तो अगर आपको वापस से मौका दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल आप 3 साल पीछे जाते हो और आपको एकदम न्यू फ्रेश स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट करोगे? क्योंकि कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल न्यू है,
और फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन प्लेटफॉर्म को पहले पकड़ना चाहिए, किस टाइप के कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और क्या प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए? देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं इंस्टाग्राम से शुरू करता, और मैं शुरू करता प्री कोविड एरा में, क्योंकि उसके बाद जिन लोगों ने ग्रोथ देखी ना, वो बिल्कुल ही अलग लेवल पे ग्रोथ थी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी वो, बट वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं। तो उन्हीं की बात करते जो पॉसिबल है। मैं स्टार्ट करता इंस्टाग्राम से, और मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया कि इंस्टाग्राम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बिल्कुल इनिशियल बूस्ट देगा, और सबसे ज़्यादा शायद पैसे भी आप वहीं से कमाओगे इनिशियली। तो इंस्टाग्राम से मैं स्टार्ट करता। मैं अपनी नीश शायद सेम ही रखता, मैं खुश हूँ जो मैं नीश बना रहा हूँ और जो उसमें मेरे को वैल्यू मिल रहा है, तो वो मैं सेम रखता। बट उसके बाद मैं यूट्यूब पर जाता, फिर मैं लिंक्डइन पर जाता, बिकॉज लिंक्डइन मेरे ख्याल से आपकी सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग में ज़्यादा हेल्प करता है। उसमें जो ब्रांड डील्स है या जो लोगों ने आज एजेंसी बिजनेस स्टार्ट किया है, वो भी रीसेंट स्टार्ट हुआ है। सो फॉर एनी वन हु इज स्टिल अ बिट कन्फ्यूज और बस स्टार्ट करना, तो इंस्टाग्राम इज अ राइट प्लेटफॉर्म। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, फॉर एग्जांपल आप पे 1 रुपये भी नहीं है, ठीक है, मैंने तो ये बोला कि चलो आप बोल रहे हो स्टार्ट करोगे इंस्टाग्राम से, ठीक है, बट आप पे 1 रुपये भी नहीं है, ठीक है, आप एकदम बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर आपने भी पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट कर ली और आप सोच रहे हो ठीक है स्टार्ट करते हैं, तब अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो और आपको पैसे भी कमाने हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम लोगों का ना आज के टाइम पे पैसा तो गोल है, क्योंकि अगर एक बेसिक अमाउंट तो चाहिए, चाहे वो री इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए या खुद के खर्चे के लिए चाहिए। तो अगर अभी इस वीडियो में हम बात करें एक ब्लूप्रिंट के बारे में, कि अगर एक इंसान स्टार्ट कर रहा है और उसका गोल है कि यार उसे 1 लाख रुपये महीने कमाना है, राइट, क्योंकि उसे पता है कि यार 1 लाख रुपये कमाकर वो कहीं ना कहीं 50,000 रुपये कंटेंट क्रिएशन में डाल सकता है, जिससे वो और ग्रो कर सकता है, और 50,000 रुपीज़ के आसपास वो अपने लिए अपने खर्चों के लिए निकाल सकता है, ठीक है, और वो एक स्टूडेंट है। तो आज के टाइम पे अगर मैं अलग फील्ड में बात करूं, आप जैसे कि करियर को लेकर गाइड करते हो स्टूडेंट्स को, तो वहां पर 1 लाख रुपए कमाना ज़्यादा हार्ड है। आप मतलब कई साल पैसा लगाकर MBA करते हो, तब जाकर 1 लाख रुपए महीने की जॉब मिलना भी मुश्किल है, राइट। तो कंटेंट क्रिएशन में कितना टाइम लग सकता है, और अगर आपको, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैसा कमाया है कंटेंट क्रिएशन से, अब आपने वापस से स्टार्ट किया है, आपको सारी चीज़ें, सारा नॉलेज है, बट आपने जीरो से स्टार्ट किया है, तो 1 लाख रुपये महीना पहुंचने के लिए कि आप महीने के 1 लाख रुपये कमा लो, क्या ब्लूप्रिंट्स को आप फॉलो करोगे? मैं सबसे पहले फॉलो करूँगा क्लैरिटी को, कि आप अपनी नीश आइडेंटिफाई कर लो। अगर आप आज एक कंटेंट बना रहे हो, कल दूसरा बना रहे हो, फिर तीसरा बना रहे हो, तो ना आपको कोई समझ पाएगा, ना आप किसी और को समझ पाओगे। तो नीश मैं क्लियर करता सबसे पहले, और मुझे बहुत टाइम लगा था नीश क्लियर करने में। मैं देख रहा था आज अगर पर्सनल फाइनेंस की वीडियो वायरल हुई तो आज पर्सनल फाइनेंस बनाएंगे, कल अगर टेक वाले की वायरल होगी तो मैं टेक में घुस जाता हूँ, कल को करियर वाले की हुई तो मैं करियर में घुस जाता हूँ। मैं इसमें बहुत कन्फ्यूज़ था। तो अपने आप को देखो कि आप ऐसी कितनी वीडियोस बना सकते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, कि आप थको भी ना, आप बोर भी ना, और आप बनाते चलो। इसको आइडेंटिफाई करने का ना काफ़ी अच्छा तरीका है, मतलब मैं इसमें बहुत कंफ्यूज रहा हूँ। तो कहा जाता है कि आप अपने यूट्यूब पे जाओ और अपने हिस्ट्री को देखो, अपने गूगल क्रोम पे जाओ, हिस्ट्री को देखो, और लास्ट देखो आप देखते क्या हो दिन भर में, आपको क्या देखना पसंद है, और उसी से रिलेटेड वीडियोज आप बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है कि आप उसमें अच्छा कर लोगे। क्योंकि कई सारे लोग इसलिए टेक में घुसना चाहते हैं कि यार चलो ठीक है यार वहाँ पैसा ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहले नीड्स आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है, आपने बताया, तो आप वो करते, फिर नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है आपका? उसके बाद में मैं एक प्लान बनाता, मैं यूजुअली एक कंटेंट कैलेंडर बनाता हूँ कि मैं ये सारी वीडियोस डालूंगा। तो वो डालना, वो बनाना, वो प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, कि हाँ यार ये मैं अगले 20 दिन में ये 15 वीडियोस डालूंगा, और पूरी मैं बिल्कुल बेस्ट हुक के साथ में। अगर आपको इंस्टा पे ग्रो करना है तो हुक मेन काम है। मतलब आप सिर्फ इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते, यूट्यूब नहीं बनाते? मैं अभी यूट्यूब नहीं स्टार्ट तो करता। आप इंस्टाग्राम रील प्लान करते कि मैं इस महीने 15 रील्स डालूंगा हुक के साथ। क्योंकि इंस्टाग्राम रील बनाना यूट्यूब वीडियो को कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो कम से कम 5-6 गुना ज़्यादा आसान है। छोटी भी है, उससे जल्दी भी बनती है, कॉस्ट भी कम है, आइडिया भी आराम से आता है। तो वो मैं ज़रूर करता हूँ। मैं ट्रेंड्स को पकड़ने की कोशिश करता इनिशियली, जो ट्रेंड्स इंस्टाग्राम पे चलते हैं। पहले शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करते और ट्रेंड्स हाँ। को फॉलो करते, राइट। तो ये हुक्स कहाँ से मिले और ये ट्रेंड्स कैसे पता किया जाए? हुक्स जो चीज़ है ना, वो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाने के बाद में ही सीखे हैं। पहले मैं करता था कि मैं डायरेक्टली बोलने आ गया। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को वीडियो बनानी है हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, तो मैं स्टार्ट करता था दीज आर द 5 वेज इन विच यू कैन मेक मनी ऑन, ऐसे करके। तो बंदा पहले 3 सेकंड में ही इग्नोर कर देगा। अगर अब मुझे वीडियो बनानी है हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, 5 लाख रुपये मैंने यूट्यूब से ऐसे बनाए पिछले महीने। तो ऐसे करते करते मैं सीखता चला गया कि हुक बनाते कैसे हैं, कौन सी वीडियोस चली तो वो क्यों चली, ये नहीं चली क्यों नहीं चली। क्योंकि हर इंसान तो ये सोच के बनाता है यार कि इस वीडियो पे मेरे को अच्छे व्यूज़ चाहिए। कोई रीज़न तो होगा ना कि 10 वीडियोस पे ज़्यादा है और बाकी की 80 पे नहीं है। तो वो मैंने सोचना शुरू किया कि क्या डिफरेंस है, और जैसे जैसे मैंने हुक चेंज किया। अभी मैंने बीच में एक वीडियो बनाया था इंटर्नशिप के ऊपर। मैंने बनाया इंटर्नशिप के ऊपर कि बहुत ही बेसिक एक वीडियो थी कि XYZ कंपनीज ऑफरिंग इंटर्नशिप एट जापान विद दिस डिटेल्स। वो वीडियो नहीं चला, उस पर 50,000 व्यूज़ आए। एक मैंने वीडियो बनाई, उसका हुक था अगले महीने मैं तो चला विदेश इंटर्नशिप करने। उस वीडियो पे 2 मिलियन व्यूज़ आ गए। सेम वीडियो, सेम कॉन्सेप्ट, सेम इंसान, सेम प्रोडक्शन, सब कुछ सेम, बस डिफरेंस क्या था, हुक का डिफरेंस। मतलब इंस्टाग्राम पे भी देखा जाए तो अगर एक 30 सेकंड्स का रील है और स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स के लिए अगर आपने ऑडियंस का रिटेंशन ले लिया, 10 भी नहीं, आई वुड से इनफैक्ट 3 से 4। फिर क्या होगा कि वो रील ज़्यादा प्रमोट करता है इंस्टाग्राम कहीं ना कहीं।
हाँ, उस पे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, शेयर्स आएंगे, बंदे हुक रहेंगे उसके ऊपर, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा परफॉर्म। तो आप इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं, आप 15 रील्स डालते हो ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या होता है? मान लो आपने 15 रील्स डाल दिया, फिर? उसके बाद मैं उनको बस बेटर करने की कोशिश करता, बिकॉज इसके अलावा कुछ तरीका ही नहीं है। क्योंकि आपको 1 लाख रुपए महीने पे जाना है और आपके पास फॉर एग्जांपल चलो एक टाइम बाउंड ले लेते हैं कि 6 मंथ है। आपने घर वाले से टाइम लिया कि यार मम्मी पापा मुझे 6 महीने का टाइम दो, मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा, और आप पे नॉलेज है, ठीक है। तो 6 महीने में आपने पहले महीने अच्छी चीज़ है, क्योंकि छोटे से शुरुआत करनी जरूरी है। कई लोग क्या सोचते हैं पहले दिन यूट्यूब बना दो, उतना अच्छा वीडियो नहीं बना पाएंगे, नॉलेज नहीं है। बट इंस्टाग्राम 15 रील्स बना के आपने पहले बेसिक सीख लिया पहले महीने, राइट। अब इंस्टाग्राम पे आप हो, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? इंस्टाग्राम क्रॉस करने के बाद मैं पर्सनली बताता, मैं यूट्यूब शुरू करता। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जो क्रिएटर्स भी हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम के बाद यूट्यूब आज तक शुरू नहीं किया, एंड दे आर डूइंग इट हैप्पीली। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसने इंस्टाग्राम शुरू किया, ना वो लिंक्डइन पे है आज भी, ना वो यूट्यूब पे आज भी। 8 महीने पहले उसने इंस्टाग्राम शुरू किया, आज उसके रफली 4-4.5 लाख फॉलोवर्स है, और उसने कुछ भी नहीं किया। जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि एक नीश ढूंढ ली, फिर उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया, और कंसिस्टेंटली वो करता रहा। कंसिस्टेंटली मतलब अगर उसने बोला कि हफ्ते की 5 रील्स आएगी, तो हफ्ते की 5 रील्स आएगी, चाहे मैं बीमार हूँ, नहीं हूँ, कुछ भी हूँ, 5 रील्स ज़रूर आएगी। वैसे करके वो 4-4.5 लाख फॉलोअर से पहुँच गया। 3 से 4 वो डील्स करता होगा, उसने 2-3 सर्विसेज शुरू कर दी अपनी उसी पेज के आसपास, एंड ही मेक्स अ लिविंग आउट ऑफ इट। तो वो उसने कैसे किया? ना उसने यूट्यूब से किया, ना उसने लिंक्डइन से किया, ना उसने कुछ बाहर की स्ट्रैटेजी फॉलो करी, क्योंकि रॉकेट साइंस तो कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कंसिस्टेंसी और अंडरस्टैंडिंग, बस। कंसिस्टेंसी अंडरस्टैंडिंग आ गई तो आप उसी चीज़ को बस फॉलो करते चले जाओगे। तो अगर आपने मान लो 15 रील्स पोस्ट कर दिया और आप फिर कंसिस्टेंट हो गए, फॉर एग्जांपल आपने दिमाग में बैठा लिया कि हर 2 दिन पे मैं एक रील डालूंगा, राइट। हाँ। अल्टरनेट डेज पे आपने डालना स्टार्ट किया, और अगर एक इंसान 6 महीने तक ऐसा करे हाँ। तो अराउंड मोर देन 100 रील्स वो डाल सकता है। और अगर आपने 100 रील्स डाला है तो वायरल होने की पॉसिबिलिटीज़ है। आपने अगर अच्छा हुक पकड़ा है और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बनाया है तो आप इजीली, मुझे लगता है 1 लाख फॉलोअर्स हिट कर सकते हो। डेफिनेटली। आपने जैसा बताया उसने 8 मंथ्स में अराउंड मोर देन 4 लाख फॉलोअर्स गेन कर लिए, और 1 लाख फॉलोअर्स गेन करने के बाद आप वहाँ पे 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो। एक तो स्पॉन्सरशिप हो गया, और आप फिर अपने ऑडियंस के आसपास, फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंस में स्टार्ट किया तो फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, या अगर आपने किसी दूसरे नीज में टैक्स से रिलेटेड किया तो उससे रिलेटेड लाइक अपना कोई प्रोडक्ट भी बनाकर पैसा कमाने स्टार्ट कर सकते हो। तो इज इट पॉसिबल, मतलब 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम? डेफिनेटली 6 महीने से अंदर अंदर पॉसिबल है। ईजिली पॉसिबल है अगर कोई इंसान 6 महीने ध्यान दे दे तो। हाँ, डेफिनेटली। तो अभी के टाइम पे कई सारे ऑडियंस हमें देख रहे हैं ना, और वो न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, और आपने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया, 2-3-4 साल आपने दे दिया है, और आपके काफ़ी सारे लोग हैं सर्कल में जो ऑलरेडी ये कर रहे हैं। तो अपनी गलती से ऐसी 3 कौन सी गलती है जो आपको लगता है कि यार आपने ये किया था जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं स्लो ग्रोथ मिला है, और वो गलती वो लोग नहीं करे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं? यार सबसे पहले तो मैं बोलता कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी ही पड़ेगी। जितना आप नहीं करोगे उतना आपको एल्गोरिथम पनिश करने वाला है, तो वो मैं एक चीज़ करता। दूसरा मैं एक चीज़ करता, मैं फोमो में नहीं आता यार। मैंने रियलाइज़ किया है कि जो नंबर्स है ना, आज किसी को सुनने में लग रहा होगा 3 लाख फॉलोवर, मुझे भी बहुत लगते थे एक टाइम पे। आज जब मैं कर चुका हूँ 3 लाख या 4 लाख, तब मुझे इतने नहीं लगते। तो मैं फोमो में आता था कि मेरे 10,000 फॉलोवर है, किसी और के 2 लाख हो गए मेरी नीश के अंदर, उसके इतने व्यूज़ क्यों आ रहे, मेरे क्यों नहीं आ रहे। तो वो ना एक आपका मेंटल बहुत ख़राब करता है, एक फोकस। बिकॉज पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में कोई अच्छा भी कर रहा था तो सोशल मीडिया पे कोई दिखा नहीं रहा बार बार। अब यहाँ पे इतना ट्रेंड आ गया, अगर आप नहीं भी देखना चाहोगे ना तब भी दिखा देगा वो आपको। तो वो मैं एक चीज़ डेफिनेटली ठीक करता। और तीसरी चीज़ जो मैं करता वो होता नीश जल्दी मैं आइडेंटिफाई करता। मुझे लग रहा था कि यार सब कुछ कर सकते हैं, कभी पर्सनल फाइनेंस बना देंगे, कभी करियर नीश बना देंगे, कभी ब्रांडिंग के ऊपर बना देंगे। वो मैं चीज़ चेंज करता। मेरे ख्याल से हर एक नीश अपने आप में एक बहुत अच्छी नीश है, और बहुत ही ज़्यादा स्कोप है हर एक नीश में, स्केलेबल भी है। तो मैं नीश जल्दी आइडेंटिफाई करता। ओके। और ये 3 गलती मतलब मेन आपको लग रहा है, और मुझे भी बिल्कुल मतलब मैं एग्री करूंगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी कहीं ना कहीं 2017 में स्टार्ट किया था, काफ़ी बार कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई जिस वजह से शायद उतना ग्रोथ नहीं मिला। और आप जितने भी कंटेंट क्रिएटर को देखोगे, मतलब मैं अगर आज के टाइम पे टेक्निकल गुरुजी हर इंसान जानता है, मतलब वो कितने साल से कंसिस्टेंट है, मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिग, राइट। दूसरी चीज़ जो फोमो बताया, मतलब लोग डर जाते हैं यार, देख उसने स्टार्ट किया, उसका तो 6 महीने में 1 लाख हो गया, मेरा 6 महीने में 10,000 हो रहा है, छोड़ देते हैं, राइट। हाँ। तो छोड़ के तो कुछ होना ही नहीं है। और तीसरा चीज़ आपने जो बताया कि नीस, मेरा भी टाइम काफ़ी ख़राब हुआ है। स्टार्टिंग में मैं देख रहा था कि यार ऐसा करते हैं, सेल्फ हेल्प पे बनाते हैं कि यार इंप्रूवमेंट कर लेंगे। इसके बाद मैं सोचा क्या करते हैं, पर्सनल ब्रांड पे बनाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और ये भी इसलिए होता है ना क्योंकि हम अलग अलग लोगों को देख रहे होते हैं कि यार देख भाई इसने इस पे बनाया वीडियो, इसका वायरल हो गया। अब मान लो मैं फाइनेंस का क्रिएटर हूँ, मैंने फाइनेंस पे बना रहा हूँ, बट अचानक से मैंने देखा यार उस पर्सन ने बनाया पर्सनल ब्रांड के ऊपर, उसका ये रील वायरल हो गया, तो ऐसा करते अब पर्सनल ब्रांड बनाते। तो लोग इस पे कंफ्यूज होकर बहुत टाइम खराब हाँ, करते हैं। बहुत तो ये 3 तो बुरी चीज़ें हो गई, मतलब जो आपने गलती की आपने बता दिया, लोग बच जाएंगे अगर ये नहीं करेंगे तो। बट 3 ऐसी अच्छी चीज़ें क्या थी जो आपने किया और जिसके वजह से आपको ज़्यादा ग्रोथ में हेल्प मिला है? अगर वो इन चीज़ों को करते तो इनको भी ग्रोथ मिल पाए।
मुझे लगता है मैंने ऑडियंस अपनी जब आइडेंटिफाई कर ली थी ना, तो मैंने समझ लिया था कि उनके क्या इश्यूज हो सकते हैं और कौन से ऐसे मास टॉपिक्स है जिसमें मास में इशू हो सकता है। कि यार अगर करियर नीश है तो बहुत लोगों को मुझे लगा कि इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही तो उसके आसपास कंटेंट बन सकता है। बहुत लोगों को जॉब नहीं मिल रही तो जॉब क्रैक करना आना चाहिए, इंटरव्यूज़ के आसपास बन सकता है। सिमिलरली इंटरव्यूज़ तक आप कैसे पहुंचते हो, रेज्यूमे से पहुंचते हो, तो रेज्यूमे के आसपास कंटेंट बन सकता है। वो मैंने जल्दी आइडेंटिफाई किया था, जिससे मुझे काफ़ी सीवियर ग्रोथ मिली। मैंने बीच में काफ़ी सीरीज़ भी बनाई जिसमें 14 डेज़ 14 इंटर्नशिप्स का मैंने बताया, रेज्यूमे का मैंने बताया। वहाँ से मेरी ग्रोथ स्पर्ज करी थी। वो एक बहुत अच्छा तरीका जो मुझे लगा था वो था। दूसरा जो था वो था रीपर्पसिंग ऑफ कंटेंट। अगर मैंने इंस्टाग्राम की कोई रील बनाई है तो मैं उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिंक्डइन पर डाल देता था। सिमिलरली इंस्टाग्राम की रील को आप यूट्यूब शॉर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। सो उसी सेम कॉन्सेप्ट को आप कैसे और ज़्यादा यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा दूसरों तक पहुँचा सकते हो, वो एक चीज़ मैंने सीख ली थी जो मैं कर रहा था। और तीसरा ये था, मैंने ना कभी भी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस को हटाया नहीं। कि यार मुझे पता भी था ना कि अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा इस तरीके से और ये बोलूँगा तो मेरी ये वीडियो चलेगी, बट क्या उससे मेरी क्वालिटी ऑफ ऑडियंस ख़राब होगी? अगर आंसर कहीं पे भी 20% भी येस था, मैंने वो चीज़ नहीं करी। आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आपके 2 लाख 3 लाख 4 लाख फॉलोअर्स अच्छी क्वालिटी वाले हैं, दिल ऑलवेज बीट 1 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन। दिल ऑलवेज बीट 1 मिलियन 2 मिलियन वाले फॉलोअर्स जो एक अच्छी नीश में नहीं है। सो मैंने क्वालिटी ऑफ ऑडियंस पे फोकस किया, जो आई थिंक लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो ईशान भाई, अभी आपने ना बहुत सारे पॉइंट्स बताए जो कि डेफिनेटली यूजफुल है, और ये कुछ बेसिक पॉइंट्स होते हैं जो लोगों को क्लियर नहीं होता। क्योंकि जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, मुझे लगता था ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती ना तो शायद मैं और बेटर कर सकता हूँ। और ये जो पॉडकास्ट हमने बनाया है वो उसका पर्पस ही ये है कि आपको सारी चीज़ें पहले ही पता चल जाए, आप वो गलती ना करो। आपने ये भी बता दिया कि आपने 3 ऐसी क्या गलती की थी, आपने ये भी बता दिया कि आपने 3 अच्छी चीज़ें क्या की थी जिससे आपको रिजल्ट आया, राइट। बट एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आज के टाइम पे कई लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, बट उनके मन में ना एक डाउट होता है। उनको ये लगता है कि आज के टाइम पे सैचुरेशन आ चुका है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कई सारे लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हर एक दूसरा इंसान कंटेंट क्रिएटर बन चुका है। तो आपको क्या लगता है फ्यूचर क्या है, और क्या एक्चुअल में सैचुरेशन आ गया है? सच बोल दूँ? सच बता दो आज। देखो, इसका आंसर ना येस भी है, इसका आंसर नो भी है। अगर येस इसलिए कि अगर आप वही चीज़ें कर रहे हो जो और हज़ारों लोग कर रहे हैं ना, तो आपके लिए सैचुरेशन आ गया है। नो उन सब के लिए जो सोच के आ रहे हैं कि हमको क्या करना है और हम कैसे इसको अलग करेंगे। बिकॉज 2021 में भी मैं सुन रहा था कि सैचुरेशन आ गया, 22 में भी मैं सुन रहा था, 23 में भी मैं सुन रहा था, 24 में भी मैंने बहुत सुन लिया। तो सैचुरेशन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं आया जो किसी नई तरीके से कंटेंट बनाने वाले हैं, लेकिन उन सब के लिए सैचुरेशन बहुत टाइम पहले ही आ गया था जो सेम चीज़ करने वाले हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि वो बोल क्या रहे हैं। ये इसका रियल आंसर है। बिल्कुल एग्री करता हूँ। मतलब कई सारे लोग हैं जो देखते हैं किसी कंटेंट क्रिएटर को कि यार ये ऐसा कंटेंट बना रहा है, सेम चीज़ बनाते हैं, तो वहाँ सैचुरेशन है क्योंकि 10 लोग ऐसा बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेक में। बट वहीं पे अभी टेक बर्नर, उनका जो कंटेंट था वो बिल्कुल डिफरेंट तरीका से था, राइट। लोग को टेक के साथ फन चाहिए था और वो डेफिनेटली ग्रो कर गया, राइट। अभी के टाइम पे कई सारे नए लोग हैं जो कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, मतलब 2 महीने 4 महीने 6 महीने पहले, और अचानक से बूम कर जा रहे हैं। तो बिल्कुल सैचुरेशन नहीं है उनके लिए। और कई लोग हैं मैं जिनको देख रहा हूँ पिछले 4-5 साल से लगातार कंटेंट डाल रहे हैं, बट बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है क्योंकि वो सेम कंटेंट डाल रहे हैं। तो अभी के टाइम पे बात किया जाए तो सैचुरेशन नहीं आया है, और ऑडियंस बड़ी हो गई। मतलब इंडिया का इकोनॉमी बढ़ते जा रहा है और कई सारे लोग हैं जो स्मार्टफोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, हर जगह। तो अगर आप न्यू कंटेंट क्रिएटर हो तो जैसे ईशान भैया ने बताया कि आप स्टार्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम पे रील क्रिएट करके। तो यहीं से अब हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं, और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेस्ट के साथ। तो थैंक यू सो मच ईशान भाई, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। मतलब डेफिनेटली ये पॉइंट्स मेरे लिए भी बहुत यूजफुल है, और मैंने अभी ये पॉडकास्ट न्यू स्टार्ट किया तो मैं भी काफ़ी सारी चीज़ें जो इनसे सीख कर इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच सौरभ।